बिल्कुल बिल्कुल मार्केटिंग ऑफ बोथ हिमाचल एंड कश्मीर वारिया इंपॉर्टेंट टॉपिक जो डिस्कस करो तुम दियो बे सजेशन कत टॉपिकस मुतलिक करो आज कत बे करो ये वीडियो ये लाइव करो शेयर ताकि ज़्यादा से ज़्यादा। गुड इवनिंग जीतू साहब, आप ठीक हैं? खैरियत से? वेलकम। जी बढ़िया। इनाम मीर साहब गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप ठीक है? शायद टोपी पहनने में आपको वक्त लगा शायद। एक्चुअली मैं लैपटॉप से लाइव होने की कोशिश कर रहा था, वहां पर ऑप्शन नहीं आ रहा है, वहां से ज्वाइन नहीं हो जी रहा। हाँ जी, जी। सही सही, बिल्कुल बिल्कुल। और आप ठीक हैं? खैरियत से? हिमाचल में अभी मौसम कैसा है? सुबह से बारिश हो रही थी, लेकिन लंच के बाद थोड़ा ठीक हो गया था। कुछ हुए हैं कुछ अनहोनी पूरे अलग अलग जगहों पर, काफी लोगों की जान चलेगी, तो लेकिन अभी ठीक है। ठीक ठीक। इस साल बारिशें बहुत हो गई, खासकर कश्मीर और हिमाचल में हम गए थे कुछ दिन पहले, वहाँ पे बाढ़ आ गई और लकीली एक दिन पहले हम निकल गए थे वहाँ से। बहुत खराब हालत बिल्कुल। रही उधर। जी जी जी, बिल्कुल। तो खैर मकदम करते हैं आपका। ये बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। आपके जो यहाँ कश्मीर में फैंस हैं, ग्रोवर्स हैं, माशाल्लाह से आपका वेट कर रहे थे। तो आज हमने सोचा कि आपको इस लाइव प्रोग्राम में हम लें, क्योंकि आपने हमें जब अप्रोच किया हमें लगा कि इसमें हमारे जो ग्रोवर्स हैं उनके लिए भी बेनिफिट है, खासकर कश्मीर में भी और हिमाचल में भी। तो ये एक बहुत ही बेनिफिशियल इनिशिएटिव आपने सोचा है लाइव आने का हमारे साथ। तो हम शुक्रिया करते हैं पहले, और तहे दिल से आपका थैंक यू। वेलकम भी करते हैं। थैंक यू और सो जो मच हमारे आपका मेरे साहब, और आपकी ऑडियंस कश्मीर के सभी बागवान भाइयों को नमस्कार और आदाब। उम्मीद है आप सभी ठीक ठाक होंगे कश्मीर में। जी जी, आदाब आदाब आदाब, बिल्कुल बिल्कुल। ये 8 बजे इनका टाइम रखा था, 8 बजे बिल्कुल आ गए थे, ये लाइव ज्वाइन किया था। हाँ हाँ। तो जीतू साहब, अगर हम शुरुआत करें, तो ये जो ग्रोवर्स और हिमाचल के ग्रोवर्स, मैंने अपने हिसाब से थोड़ा सोचा है कि हम इसको सेगमेंट्स में हम इसको डिवाइड करें। मसलन हम इसको पहला जो सेगमेंट रहेगा वो आपकी और मेरी एक्सपीरियंस रहेगी। आप अपने हिसाब से जो हिमाचल में एप्पल फार्मिंग जो होती है, आप अपने हिसाब से उसका पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे ऑडियंस के सामने, और मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि कश्मीर का जो पर्सपेक्टिव है कश्मीरी एप्पल फार्मिंग का, वो मैं यहाँ पे ऑडियंस के सामने रखूं। मैं एज ए कश्मीरी रिप्रेजेंट करूं, आप एज ए पर्सन फ्रॉम हिमाचल, आप हिमाचल को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम फिर एक म्यूचुअल कंसेंशन पे आएंगे कि कहाँ पे कश्मीर और हिमाचल को आगे बढ़ना चाहिए, और कहाँ पे कश्मीर में प्लस पॉइंट भी हम डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स जो हमारे फार्मिंग के रिलेटेड है वो भी हम डिस्कस करेंगे, दोनों स्टेट्स के बारे में। और जो हमने दूसरा सेगमेंट इसमें रखा है वो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, ग्रोथ्स डायरेक्टली ग्रोथ्स हम के सवालात हम उठाएंगे इंशाल्लाह, जितने भी हमसे पॉसिबल हो जाएंगे उतने हम उठाएंगे यहाँ। और बाकी उसके बाद फिर आपकी सजेशंस, मेरी सजेशंस या ग्रोवर्स की सजेशंस हम इसमें लेंगे। तो इस हिसाब से इस लाइव को मैंने जी सोच के रखा है। बिल्कुल। बढ़िया, सही आपने कहा। ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे, तो ये सही है, इसी तरह का प्लान जो आपने बनाया है। जी 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 जी। तो शुरू करते हैं फिर, खुदा के नाम से हम शुरू करते हैं। तो आप चूंकि बड़े हैं हमसे उम्र में, तो पहले आप शुरू करेंगे कि हिमाचल में आपको आज तक जितनी भी आपको एक्सपीरियंस है एप्पल फार्मिंग में, क्योंकि कश्मीर में अभी आपको बहुत लोग फॉलो करते हैं ऑब्वियसली, तो जितनी भी आपकी एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, आप वो ऑडियंस के सामने रखें। और कहाँ पे आपको लग रहा है कि हिमाचल अभी मतलब प्रोग्रेशन की ओर जा रहा है, और कहाँ पे इनको थोड़ी बहुत चेंजेस की ज़रूरत है। जी देखिए, एक्चुअली वैसे तो हम सभी क्योंकि बागवानी क्षेत्र से हैं, बागवानी इलाकों से हम अगर हैं, तो फिर बचपन से ही कहीं ना कहीं सेबों के साथ छोटा मोटा कनेक्शन तो होता ही है। कभी परिवार वालों ने तौलिया करने भेज दिया, बिल्कुल कभी परिवार वालों ने स्प्रे करने भेज दिया, लेकिन उस वक्त जो है दिमाग के अंदर कुछ ऐसा नहीं होता था कि भाई बगीचे से हम लोगों को कुछ बड़ा करना है। तब जो है घर वालों ने जो बोल दिया वो कर दिया। लेकिन फिर शादी के बाद की ही बात है, जब मैं बगीचे में था एक दिन, तो
वहां जो है क्या था कि साइज हमारे पास छोटा आ रहा था। अचानक से अदानी से फोन आता है और अदानी वाले जो है क्या कहते हैं कि आप जो है छोटे साइज का सेब हमको भेज रहे हैं, यानी पिट्टू साइज हमको भेज रहे हैं, बड़ा साइज आप रख रहे हैं। यानी उनको लग रहा था कि शायद मार्केट कर रहे होंगे, ये हमको छोटा सेब भेज रहे हैं। तो ऐसा करते भी थे कई लोग, लेकिन हम ऐसा कर नहीं रहे थे। हम तो सिर्फ ऊपर से उतारा, सीधा क्रेट में भरा। और उनको मैंने समझाने की कोशिश की, कहते आपको इसमें लॉस है, ऐसा काफी उन्होंने समझाया मुझे कि इसमें आपको लॉस है। मैंने कहा जी हम 2006 से आपके साथ काम कर रहे हैं, जब से अदानी खुला है तब से मुझे मालूम है क्या लॉस होता है, क्या प्रॉफिट होता है, लेकिन बगीचे के अंदर साइज छोटा है तो इसमें कर क्या सकते हैं। तो लास्ट में वो आखिर जो है अपनी औकात में आई गए। उन्होंने कहा कि आपका छोटा है, बड़ा है, जैसा भी है भाई, आप हमको सेब मत भेजो। तो उस दिन मैंने कसम खाई कि आज के बाद अब मैं बगीचे में सही से काम करूंगा, इसके अंदर घुस करके काम करूंगा। एक बार ये साइज ही मुझे ठीक करना है, और कोई प्रॉब्लम है उसको मुझे ठीक करना है, फिर आगे बढ़ेंगे। तो वहां से मैंने अपनी मैं बात करूं तो वहां से मैंने शुरुआत करी थी, और ये बात जो है 2012 की है। तब हमने जो है शुरुआत करी अपने ऑर्चर्ड के अंदर कि आखिर ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। चेक करा, पढ़ा, लिटरेचर खंगाले, इंटरनेट को खंगाला। हालांकि आज की डेट में बहुत लोग कमेंट में आज भी लिखेंगे शायद कि भाई ये व्हाट्सएप वाले साइंटिस्ट है। कई लोग जो है गूगल का साइंटिस्ट भी बोल देते हैं, लेकिन उनको शायद मालूम नहीं है कि गूगल को पढ़ के, किताबों को पढ़ के बहुत सारे लोग जो है लोगों ने ऐसी ऐसी चीजें बना डाली जो नहीं बनती थी। तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि लिटरेचर से आदमी बनता है। हर किसी को यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। आप तो शायद हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं शायद। जी जी जी, स्कॉस्ट। हाँ बिल्कुल। तो यह आपका सौभाग्य है, हमको यह सौभाग्य नहीं मिला। उस वक्त कुछ हमारे यहाँ कुछ अलग सिस्टम था, और हो सकता है मुझे नहीं लिखा हो किस्मत में, इसलिए हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर नहीं मिला पढ़ने को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब हम हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर पढ़ेंगे नहीं। उसके बाद पढ़ाई शुरू, पता किया कि आखिर ये क्यों है। रूट रॉट है, रूट रॉट के लिए पिताजी ने बहुत जोर लगाया था, केमिकल सारे यूज करे थे। तो फिर मैंने ये चेक करा कि आखिर यूरोप वाले क्या करते हैं रूट रॉट के लिए। तो ये 2013 की बात है कि वहां पर जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज होता था, वहां ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास का यूज होता था। लेकिन मैं अपने यहाँ की बात करूं, यहाँ ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास दुकानों में मिलता नहीं था। तब यूज करना तो बहुत दूर की बात। तब हमने जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड मंगवाया, दिल्ली से मंगवाया हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वो यूज करा, उसके रिजल्ट देखे। फिर ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास यूज किया, उसके रिजल्ट देखे, रूट रॉट पे खूब उससे जो है कंट्रोल हुआ। तब उसके बाद जो है मेरे दिमाग ने ये बोला, मुझे ऐसा लगा कि भाई बायो प्रोडक्ट से अगर इतना बड़ा काम हो सकता है जो केमिकल से कभी हुआ नहीं, और अमेरिका वाले भी अगर बायो प्रोडक्ट का सहारा ले रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाया जाए। वहां से शुरुआत हुई ऑर्गेनिक फार्मिंग की। अपने ऑर्चर्ड की मैं बात कर रहा हूं, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करी। और फिर साथ ही साथ, लेकिन तभी से था, मैं बगीचे के अंदर कुछ कर रहा हूं, वो गलत है, ठीक है, कैसा भी है, लेकिन लोगों के साथ शेयर करना। फेसबुक उस वक्त था ही, फेसबुक के ऊपर खूब धड़ल्ले से हमने शेयर किया, करते गए। फिर आइडेंटिटी ऑर्चर्ड्स लगाए, और हमने जो ऑनलाइन ब्लॉग उस वक्त लगाया 2014 में। उसमें जो है लगभग 30,000 लोगों ने उस ऑर्चर्ड को विजिट किया। छोटा है, 193 प्लांट उसमें, 193 प्लांट्स ओनली, और उसमें 30,000 लोगों ने उस ब्लॉक को विजिट किया है। और उस ब्लॉक को विजिट करने के बाद लोगों का कॉन्फिडेंस अलग आया। तब हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड यहाँ पर जिन लोगों ने लगाए भी थे, वो अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे थे। ग्रोथ इश्यू था उसमें, प्लांट छोटे रह गए, कैनोपी अच्छी नहीं बनी। लेकिन हमारी जो कैनोपी अच्छी बनी इसलिए कि हमने रात दिन बगीचे के अंदर काम किया। रात को मेरा मतलब जो है बगीचे के अंदर जाते थे, सुबह उठते ही बगीचे के अंदर जाते थे, तब वो हुआ। आज जो है बड़े बड़े ऑर्चर्ड, हो सकता है हमारे प्लांट कम है और किसी ने हमसे डबल प्लांटेशन कर ली, डबल हमसे रेवेन्यू बना लिया होगा, लेकिन उस वक्त वो हमारे ऑर्चर्ड में आए। ऑर्चर्ड से जो है उनको खूब कॉन्फिडेंस आया, फिर उन्होंने जो है अपने यहाँ पर लाना शुरू किया। तो यहाँ से हमने शुरुआत करी, लोगों के साथ शेयर करना शुरू किया। आज अपने प्रदेश के अंदर बहुत सारे लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करते हैं, नेचुरल फार्मिंग के ऊपर भी लोगों का विश्वास, कॉन्फिडेंस आता है। बाकी और तो कोई ऐसी चीज नहीं कि भाई वो कर रहा है तो मैं भी करता हूँ। आपने ये हॉर्टिकल्चर सर्विसेज शुरू करी है, फेसबुक के ऊपर लोगों को पढ़ाना, समझाना, दिखाना, बताना आपने शुरू किया है। तो अब जो है इसके बाद और भी बहुत सारे लोग करेंगे। लोगों को लगेगा अच्छा इनाम मिर्जी का इतना बढ़िया चल रहा है तो हम भी क्यों ना शुरू करें। तो अब टॉर्च बियरर है, आपने शुरुआत करी है, आगे आगे सब लोग करेंगे। ऐसे ही हमने भी किया था। तो हिमाचल के अंदर जो है, हालांकि 2000 के आसपास ही रूट स्टॉक्स और हाई कलर स्ट्रेन्स आ गए थे,
अभी अभी जीतू सर, अभी ये साउंड का इशू आ रहा है, आपके यहाँ कमेंट्स में लिख रहे हैं साउंड का थोड़ा बहुत, ये या तो नजदीक आइए या तो इसको ये थोड़ा जी, बहुत मैं इसका ये, क्योंकि कोशिश, ये अभी आ बहुत ही रही होगी इम्पोर्टेंट क्या? लाइव सेशन है दोनों स्टेट के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइव सेशन है दोनों स्टेट्स के लिए, इसको हम ये कोई जी, कसर नहीं रखेंगे। आप कंटिन्यू ठीक है। करें, आप अच्छा, कंटिन्यू जो करें। लोग इस लाइव स्ट्रीम को देख रहे हैं, एक बार प्लीज शेयर करना, क्योंकि शेयर करना मैं जरूर शेयर बोलता हूं, क्योंकि करें, शेयर। आप शेयर नहीं करेंगे तो हम भी शेयर नहीं करेंगे। आप, हम जो शेयर कर रहे हैं उसको सुनने के लिए बैठे हैं, तो आप भी जरा इसको आगे शेयर करें, ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हम जो बात कर रहे हैं वो बाकी लोगों को भी मिले मौका, आपको तो मिल ही रहा है, इसलिए शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें भी साथ में कि मैंने शेयर कर दिया है, तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं मीर जी साहब। सर। तो ऐसे जो है हमने जी। शुरुआत करी थी, ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत हो गई, और लोगों को हम दिखाई रहे थे, समझा रहे थे, बता रहे थे क्या हम लोग कर रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्या हाई कलर स्ट्रेन, क्या रूट स्टॉक्स हैं, ऐसे आगे बढ़े आगे बढ़े। और लोगों को उस वक्त हमने जो है लोगों को गाला के बारे में समझाया कि गाला लगाओ, गाला लगाओ, गाला लगाओ, दुनिया कहाँ जा रही है। हम जो है सिर्फ अपना ही नहीं, अपने प्रदेश में क्या हो रहा है यही नहीं, दुनिया के दूसरे देश क्या कर रहे हैं, वो किस तरफ जा रहे हैं, वहां क्या चेंज आ रहा है, क्योंकि वो हमसे आगे है, ये इसमें कोई दो राय है ही नहीं। हमको ना शर्म मानना है इसमें, ना छिपाना है। जो आगे है वो आगे है, जो पीछे है वो पीछे है। अब वो आगे है तो फिर उनको फॉलो करना हमारा बनता है, कोई भी हो, वो कोई फार्मर हो सकता है, कोई कंट्री हो सकता है, कोई भी। बिल्कुल। तो ऐसे जो है हम लोगों को, अभी हमारे यहाँ पर जो एप्पल इंडस्ट्री है, हालांकि कश्मीर वाले लोगों को ऐसा लगता है कि हिमाचल बहुत आगे है, लेकिन मेरा थोड़ा सा सोचना अलग है। मैं ये मानता हूं कि हिमाचल के पास अपॉर्चुनिटी जरूर मिली कि स्टोक साहब जो रेड डिलीशियस उस वक्त लेकर के आए थे, रॉयल, वो हमारे लिए एक बहुत बिल्कुल। बड़ा रामबाण उस वक्त बना कि हमारा जो है कमर सीधा हो गया। उन्होंने वो लाया और हमारे लिए भी अच्छा बैठा, मार्केट के लिए भी अच्छा बैठा, और कंज्यूमर ने उसको हाथों हाथ लिया, क्योंकि वो मीठा था। हमारे देश के लोग मीठे फल खाते थे बहुत सालों साल से, इसलिए उनकी आदत थी। इससे बिल्कुल। पहले बिल्कुल। और और भी बहुत सारे अंग्रेजों ने बगीचे लगाए थे, जो कि क्योंकि अंग्रेजों, इंग्लैंड के अंग्रेजों का हमारे यहाँ राज था, ब्रिटेन वालों का यूरोप में, लेकिन खट्टा मीठा सेब चलता था तब, वो भी खूब सारा सेब लाए। उन्होंने कुल्लू में भी बगीचा लगाया, आरसी ली ने लगाया बगीचा, स्टोक साहब से भी पहले 1869-70 के आसपास में, कभी डेट मुझे याद नहीं है। नैनीताल में बहुत बड़े बड़े बगीचे हैं 100 साल पुराने, वहां खूब लगाए। लेकिन उन्होंने जो है ऐसी वैरायटीज लाई जो खट्टी मीठी थी या प्रोसेसिंग के लिए अच्छी थी। हमारी किस्मत ऐसी अच्छी रही कि जी स्टोक जी। साहब जो लाए, वो उसको कंज्यूमर ने हाथों हाथ लिया, उनको वो पसंद आया, इसलिए हिमाचल जो है वो आगे निकल गया, उत्तराखंड पीछे रह गया क्योंकि कंज्यूमर ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। कश्मीर के अंदर जो वैरायटीज लगी, उन वैरायटी, हालांकि वो बहुत गंदी वैरायटी नहीं है, अच्छी है, लेकिन रॉयल डिलीशियस से थोड़ा सा टेस्ट उसका अलग है, जिस वजह से उसको चाहिए थी मार्केटिंग। बिल्कुल। अगर उसकी मार्केटिंग होती तो वो शायद पकड़ पाता हिमाचल के रॉयल डिलीशियस को। मार्केटिंग में पीछे रह गए, मार्केटिंग करी नहीं, या सरकार ने नहीं की, या फिर किसान नहीं पहुंचा पाया, कुछ भी। मुझे ऐसा लगता है कि कश्मीर जो पीछे रह गया वो इसलिए रहा कि वहां पर जो वैरायटीज उस वक्त आई, वो वैरायटीज हिमाचल के रॉयल डिलीशियस जो अमेरिका से वेनवेल नर्सरी से स्टोक साहब लेकर के आए थे, उससे वो कम था। आज भी वो कम है। कंज्यूमर जो है रेडी पर पहचान जाता है कि ये कश्मीर का सेब है। लेकिन कोई बात नहीं, बिल्कुल। अभी टाइम है कश्मीर वालों के पास भी, हिमाचल वालों के पास भी। तो अभी कश्मीर में अंधाधुंध प्लांटेशन हो रही है, हिमाचल से ज्यादा प्लांटेशन कश्मीर में हो रही है। खूब नई वैरायटीज, नए स्ट्रेन आ रहे हैं। तो सही। ये अच्छा है कि कश्मीर जो है और तेजी से आगे बढ़ेगा। शायद मैं ही ज्यादा बात कर रहा हूं, मैं फिर करता हूं पहले का कुछ। सिग्नल का थोड़ा इशू हो रहा है, सिग्नल का शायद। मेरे पास तो ठीक था सिग्नल। एक सेकंड, मेरी आवाज आ रही है जी आपको? बिल्कुल। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया अपनी एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। ये बहुत ज़रूरी था, अपनी एक्सपीरियंस जो आपकी हमें सुननी थी, बहुत ज़रूरी थी।
हम भी छोटी मोटी कोशिश कर रहे हैं इस फील्ड में, हॉर्टिकल्चर सेक्टर में। सिंस लास्ट 3-4 ईयर्स हम ऑन ग्राउंड कश्मीर का जो हर कोई डिस्ट्रिक्ट है जहाँ एप्पल फार्मिंग हो रही है, तो हम ऑन ग्राउंड वहाँ पे जाके ऑन ग्राउंड उनको रिकमेंडेशंस देते हैं, एडवाइजरीज देते हैं, और कोशिश करते हैं कि जो हमने सीखा है यूनिवर्सिटी में वो थोड़ा बहुत फार्मर्स तक हम पहुँचाएं। क्योंकि ये जो गैप होती है बिटवीन द यूनिवर्सिटी रिसर्च और जो फार्मर होता है, तो हर कोई फार्मर एजुकेटेड नहीं होता है। तो वी सर्व एज द ब्रिजेस, जो एक ब्रिज होता है, ब्रिज का काम होता है कनेक्शन का। हम यूनिवर्सिटी रिसर्च और जो फार्मर्स हैं कश्मीर के, मेनली खासकर कश्मीर के, हम कोशिश करते हैं जितना भी हमसे हो पाता है, हम ये कोशिश करते हैं कि जितना हमने सीखा है, जितना यूनिवर्सिटी का रिसर्च है, तजुर्बा है इन 60-70 साल, पिछले 60-70 सालों में जो हॉर्टिकल्चर की यहाँ पे डिमांड है और जो इसका अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत है कश्मीर में खासकर, हम अपना हिस्सा निभा रहे हैं, अपना रोल अदा कर रहे हैं इसमें। तो 3-4 साल पहले हमने ये शुरू किया था द गार्डन गार्डियंस कश्मीर। इसमें ये पूरा स्कॉस्ट कश्मीर बेस्ड एक प्रोफेशनल हॉर्टिकल्चर टीम है। इसमें हॉर्टिकल्चर के और भी कोलीग्स हैं हमारे साथ जो कंटिन्यूसली ऑन डेली बेसिस ऑर्चर्ड्स पे जाते हैं, वहाँ के जो प्रॉब्लम्स है वो देखते हैं, उनको एड्रेस करते हैं, इशू करते हैं, रिकमेंडेशंस देते हैं। तो कहीं ना कहीं हम भी यही कोशिश करते हैं कि ये जो ओवरऑल कश्मीर की इकोनॉमी है खासकर हॉर्टिकल्चर सेक्टर से, ये थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाए, इम्प्रूव हो जाए। अगर हम अभी प्रोडक्शन की बात करें, ये ट्रेडिशनल में हमारे 10 to 12, मतलब अभी ये टन्स पर हेक्टेयर है, लेकिन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, 30 to 40। इसकी हम कोशिश करते हैं कि प्रोडक्शन, हमारा टैगलाइन भी यही है, मेकिंग ऑर्चर्ड्स प्रोडक्टिव। ये जो हमारे ट्रेडिशनल खासकर यहाँ पर ज़्यादातर, तो मुझे लगता है 80-85% अभी कश्मीर में ट्रेडिशनल ही है। क्योंकि चाहे ये थोड़ा बहुत स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट इनका बोले हम, एडाप्शन में, चेंज लाने में या मॉडिफिकेशन में थोड़ा बहुत ये हिचकिचाते हैं हमारे कश्मीरी ग्रोवर्स, तब तक नहीं ये मानते हैं जब तक ये रिजल्ट नहीं देखते हैं। तो थोड़ा बहुत स्लो है चेंज में, तो इस हिसाब से थोड़ा बहुत हम पीछे हैं। लेकिन प्रोडक्शन के हिसाब से हम 4 या 5 गुना ज़्यादा है। अगर हिमाचल एरिया और प्रोडक्शन के हिसाब से 77% एप्पल्स बिल्कुल। कश्मीर में ही ग्रो करते हैं हम। तो बहुत एक ज़्यादा यहाँ पे मतलब ग्लोबली अगर हम प्रोडक्शन के हिसाब से इंडिया जो आता है, उसमें उसका मेन कंट्रीब्यूशन तो कश्मीर ही है। तो अगर हम इसी प्रोडक्शन को हम अगर क्वालिटेटिव प्रोडक्शन बनाएं, क्वालिटेटिव प्रोडक्शन, अगर हम क्वांटिटी भी अपनी इंक्रीज करें और क्वालिटी भी अपनी इंक्रीज करें, तो जो हमारी इकोनॉमी है स्टेट की, वो बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट हो जाएगी। तो इसमें हमारा रोल मेन है यहाँ पे। हम जैसे बहुत हमारे असातिज़ा किराम जो अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं फील्ड में, हॉर्टिकल्चर सेक्टर के फील्ड में, बहुत सारे मेरे कोलीग्स भी एक्टिव हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं, वी शुड अप्रिशिएट देम। तो हमारा जो मेन मकसद है कि कश्मीर में खासकर, ये जो आपने बात छेड़ी कि हिमाचल को मौका मिला, ये बात सही है। क्योंकि पहले जो वैरायटी आती है वो पहले हिमाचल में ही आती है, बाद में कश्मीरियों को पता चलता है, फिर हिमाचल से कश्मीर आती है इन टर्म्स ऑफ एडॉप्शन ऑफ न्यू चेंजेस लाइक वैरायटीज एटसेट्रा। तो ये बात ऑब्वियस है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन जितना कश्मीर में पोटेंशियल है उतना हिमाचल में नहीं है, क्योंकि एरिया कम है, प्रोडक्शन कम है। तो अगर हम कश्मीर में मेहनत ज़्यादा करें तो ज़्यादा प्रोडक्शन, क्वालिटेटिव प्रोडक्शन निकलेगा। तो इसी लिहाज से मैंने जो एक्सपीरियंस किया है पिछले 4-5 सालों में, कश्मीर में क्या एक मसला है यहाँ पे, जो चेंज हम लेटेस्ट हाई कलर स्ट्रेन जो वैरायटीज़ हमारी आती है, चाहे वो रेड डिलीशियस की हो या गाला वैरायटीज़ की हो, तो एडॉप्शन में, उनको अपनाने में थोड़ा बहुत यहाँ के ग्रोवर्स टाइम लगाते हैं। वरना तो प्रोडक्शन यहाँ की बहुत ज़्यादा इंक्रीज, अभी हमारे पर ईयर जो प्रोडक्शन निकलती है 20 लाख मेट्रिक टन्स है, हिमाचल से 3 गुना 4 गुना ज़्यादा। तो मतलब 25 पिछले साल तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुई थी कश्मीर में। तो मतलब लेकिन जो मैक्सिमम यहाँ का प्रोड्यूस निकलता है वो ट्रेडिशनल, आपने जो बोला रेड डिलीशियस, जिसमें थोड़ा बहुत फिर कलर का भी इशू आ जाता है, मार्केट रेट कम आ जाती है, मार्केट में उसकी अडेप्टेबिलिटी कम ज़्यादा नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू अदर हाई कलर स्ट्रेन वेराइटीज़। तो मुझे लगता है पिछले 4-5 सालों में यहाँ भी बहुत सारे ऐसे ग्रोअर्स हैं जो अभी लाइव में भी हमारे साथ है, उनके अपने बगीचों में जो उन्होंने अडॉप्ट की हैं लेटेस्ट हाई कलर स्ट्रेन वेराइटीज़,
काबिल तारीफ है माशाल्लाह। जब उनके बगीचे में जाते हैं तो थोड़ी बहुत यहाँ पे चेंजेस हो रही है पिछले पिछले 2 3 सालों से। ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स है साउथ कश्मीर के मेनली, जिन्होंने ये वैरायटीज लगाई अपने बगीचों में, और थोड़ा बहुत लोगों को जब रिजल्ट दिखा तो बाकी सारे लोग भी इसमें जुड़ रहे हैं और टॉप ग्राफ्टिंग कर रहे हैं या कन्वर्जन कर रहे हैं हाई डेंसिटी मीडियम डेंसिटी जो ऑर्चर्ड्स हैं। तो थोड़ा बहुत ये स्लो है चेंज में, अभी टाइम लगेगा। जैसे आपने भी अभी बोला कि कश्मीर का टाइम तो मतलब अभी आने वाला है, क्योंकि अभी मौका भी मिल रहा है कश्मीर को। तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है कश्मीर की फार्मिंग, एप्पल फार्मिंग में। तो थोड़ी बहुत इनको अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो ये प्रोग्राम हमने आज डेलिबरेटली इसीलिए रखा कि ताकि हम एक हिमाचल का भी पर्सपेक्टिव ले, एक कश्मीर का भी पर्सपेक्टिव ले, फिर हम कंपेयर करें कि कश्मीरों को क्या करना चाहिए ताकि वो, हमें आपके साथ कोई कंपटीशन नहीं है, हमें अपने स्टेट्स के साथ कोई कंपटीशन नहीं है। वी हैव टू जस्ट रेज अवर क्वालिटी जस्ट टू मैच द स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटरनेशनल, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको हमें टक्कर देना। आपस में हमें ना कोई लड़ाई है ना कोई भेदभाव है, हमें मिलके ये जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर दोनों स्टेट्स का है, दोनों स्टेट्स का है, हमें मिलकर इसमें कोशिश करनी है। जैसा आप भी कर रहे हैं, हम भी थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं इसमें। तो इंशाल्लाह ताला हम ज़रूर कामयाब होंगे। थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन सफलता ज़रूर हमारी होगी। तो मुझे पर्सनली ये जो एडाप्शन ऑफ न्यू वेराइटीज़, नई वेराइटीज़ को अडाप्ट करने में, अपनाने में यहाँ पे थोड़े बहुत हमारे ग्रोअर्स साहिबान जो है वो थोड़े बहुत हिचकिचाते हैं कभी कभी, या थोड़ा बहुत इनका माइंड सेट ये थोड़ा ट्रेडिशनल टाइप होता है। आधे बिल्कुल अगेंस्ट है हाई डेंसिटी वेराइटीज़ को लेके या हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड इंस्टॉलमेंट्स को लेके, इनको टोटली मतलब इसके अगेंस्ट माइंड सेट बना हुआ है। इतनी हद तक यहाँ पे मतलब अनअवेयरनेस है। तो हमें लगता है ये हमारी जिम्मेदारी है कि अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, ताकि ये जो इश्यूज़ हैं, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो मतलब जितनी है अभी नहीं हो पाती है उतनी, ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस इन द कॉमन ग्रोअर्स। तो हमें चाहिए कि इन तक ये जो सारे रिसर्च है, यूनिवर्सिटी रिसर्च या प्रैक्टिकल जो रिजल्ट्स हैं, इन तक पहुंचाए। तो मुझे लगता है कि उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम कामयाब ज़रूर हो जाएंगे। जी बिल्कुल मेरे साहब, देखिए ये जो अवेयरनेस वाला आपने मसला उठाया, जो आप बात कर रहे हैं, अवेयरनेस ही एक बड़ी कमी जो इंडस्ट्री के अंदर अभी दिखती है कि फार्मर्स के अंदर अवेयरनेस नहीं है। वो चल की बात है, कश्मीर की बात है। हालांकि थोड़ा कश्मीर से थोड़ा सा परसेंटेज हमारे यहाँ थोड़ा बड़ा है, और ये इसलिए बड़ा है कि थोड़ा यहाँ पर जो है ज्यादा जल्दी भी शुरू हुआ, और शेयर करने वाले लोगों की संख्या यहाँ पर ज्यादा भी है, और ज्यादा है। लेकिन जितना होना चाहिए उतना यहाँ पर भी नहीं है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि हिमाचल के अंदर भी मुश्किल से 2 या 3% ऐसे फार्मर्स हैं जिन्होंने चेंज किया है। हालांकि आप जो फेसबुक के ऊपर देखते हैं, आप, क्योंकि आपका कनेक्शन उन लोगों से ही सिर्फ है जिन लोगों ने चेंज लाया है, जो ऊपर आ गए, जो फोटो डालते हैं, जो वीडियो डालते हैं, जिन्होंने चेंज कर लिया है। बाकी की जो जनसंख्या है, बाकी की जो पॉपुलेशन है, वो अभी पीछे है। तो ये जो है, ये एक दिक्कत जो है कश्मीर की ही नहीं, ये दिक्कत भी है। और इसमें जो है अब कैंप्स लगाए, बिल्कुल बिल्कुल जो है लोगों को समझाने की कोशिश करें। और आप जैसे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो सर्विसेज ऐसी दे रहे हैं, जो इस काम को कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं, एक्चुअल में सेवा कर रहे हैं, आपकी कम्युनिटी की सेवा कर रहे हैं, आपकी इंडस्ट्री की अपलिफ्टमेंट के लिए आप सेवा कर रहे हैं। तो इस सेवा के लिए सरकार आपको बुलाए, सरकार आपको कुछ मदद चाहिए, आपकी और हेल्प कैसे हो ताकि आप इसको और तेजी से बढ़ा सको। आप जैसे और लोग कैसे इसके अंदर आए। अभी कश्मीर के अंदर 3-4 लोग होंगे, 5 लोग होंगे। अब 5 लोगों से हमारी तो जिंदगी निकल जाएगी इस काम में। हमसे तो ये नहीं होना है, उम्र भर नहीं हो पाएगा। इतने फार्मर्स तक पहुंचना है, और कितनी सालों से हम फेसबुक लाइव करते आ रहे हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा। अब 1% अगर हम इतने सालों में चेंज कर पाए, 100% चेंज करने के लिए कितने साल लगेंगे। तो इसमें अगर सरकार आपको बुलाए स्टेज पे, आपको बताए, आपसे इनपुट लें, आपको हेल्प करें कि आपको टेक्नोलॉजी में कुछ हम हेल्प करें। आप जहां पर बैठते हैं, अगर आप वहां पे आपके नेट की प्रॉब्लम है तो आपको हम इंटरनेट लगा करके दें, एक वी सेट लगा करके दें आपको, और
फ्री में मत लगाओ भाई, बिल देंगे इनाम मीर साहब, उसका बिल देंगे, क्या दिक्कत है, लेकिन कम से कम सर्विस तो दो, उनको हेल्प तो करो। मेरी अपनी ऐसी हालत है कि गांव से मैं लाइव नहीं हो पाता हूं। कल हमारा लाइव होना था, वेबिनार होना था, वीकली वेबिनार, हो ही नहीं पाया। ऐसी ऐसी कुछ छोटी मोटी समस्याएं जो अगर सरकार भी इसमें आगे आ गई तो बड़ी तेजी से ये काम हो सकता है, और ये अगर जल्दी से नहीं हुआ तो हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि इंपोर्ट जो है वो साल दर साल बढ़ रहा है। और मेरी नजर सिर्फ किस पे है, सिल्क रूट पे है। चाइना जो कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है यूरोप के साथ, वो कनेक्टिविटी जो है एप्पल इंडस्ट्री बिल्कुल को सबसे पहले नेस्तनाबूद करेगी। अभी हिंदुस्तान जो है उसको डिनाई करता है सिल्क रूट को, कब तक करेंगे हम इसको डिनाई, लेकिन जिस दिन गाड़ियां दौड़ेंगी शंघाई से सीधा जाएगी, क्या कहते हैं, आएगी, उस दिन हमें भी लगेगा यार हमारी गाड़ी भी इस रोड पे चली जाए एक बार, तो हम भी दौड़ाए जरा ब्रिटेन की तरफ को। तो उस दिन से जो है रात को लोड होगा, सुबह यहाँ पहुंचेगा पुलवामा में, पुलवामा की मार्केट में, दिल्ली की, और सेब जो है सही बात है, वहां पर वैसे ही सस्ता पैदा होता है। इडली की बात करें तो 30 रुपीज पर केजी फार्मर को मिलता है, फिर भी वो 2 चक्कर लगाता है दुनिया के एक साल में फैमिली के साथ। जी हमारे फार्मर को जो है अपने जो क्या कहते हैं कैपिटल है, श्रीनगर है, शिमला है, वहां जाने के लिए भी बहुत बार सोचना पड़ता है। अकेले जाएंगे, परिवार को ले जाने में बड़ा डर लगता है, ले जाऊं कि नहीं। तो ये जो दिक्कतें हैं, इन दिक्कतों को दूर करने के लिए फार्मर को अवेयर होना पड़ेगा, समय रहते डिसीजन लेने पड़ेंगे, समय रहते अपग्रेड होना पड़ेगा, जानकारी हासिल करनी पड़ेगी, समय रहते बगीचे के अंदर चेंज लाने पड़ेंगे। तुक्के वाली फार्मिंग जो है वो ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली है। अगर हमने समय रहते ये कर लिया, टाइमली हमने अगर ये स्टेप अप कर लिए, तो फिर हमारी बागवानी जिंदा रहेगी, हमारे बागवान तब जिंदा रहेंगे। इसलिए यहाँ पर जो है हम जैसे, आप जैसे और जो कश्मीर के बागवान भाई हैं जिन्होंने बीड़ा उठाया है, जो फार्मर्स के साथ कनेक्ट है, उन सबको उठ करके आगे आना पड़ेगा। एक दूसरे से कंपटीशन फार्मर को भी छोड़ना पड़ेगा, प्रोग्रेसिव फार्मर को भी छोड़ना पड़ेगा। जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो सर्विस सेक्टर में हैं, जो सिखा रहे हैं, नॉलेज बांट रहे हैं, उनको भी कंपटीशन छोड़ करके एक स्टेज पर आकर के मिल करके आगे बढ़ना पड़ेगा। चाहे नर्सरी वाले भी हैं, नर्सरी वालों को भी ऐसे मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा। बेकार का कंपटीशन नहीं रखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आपका जो काम है, आपने जो मेहनत करी है, उसका आपको फ्रूट मिलना ही मिलना है। मैं जितनी मेहनत करूंगा मुझे उसका फ्रूट मिलेगा। लेकिन अगर हम इस इंडस्ट्री की अपलिफ्टमेंट के लिए वाकई मन और दिल से काम करेंगे तो फिर सभी की अपलिफ्टमेंट होगी। जी मेर साहब, आप बताएं प्लीज। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो कुछ पॉइंट्स रखे खासकर दोनों स्टेट्स की एप्पल फार्मिंग के लिए, बहुत ही मतलब ये इम्पोर्टेंट है। जैसे हम लोग हैं, आप लोग हैं हिमाचल में अपने स्टेट के लिए कर रहे हैं, या हम अपनी तरीके से मेहनत कर रहे हैं कश्मीर फार्मर्स के लिए, तो हमें मतलब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी ज़रूर इसमें चाहिए ताकि ये बूस्ट हो जाए। अब हम भी 3-4 साल से मेहनत कर रहे हैं। आपने बोला कि मतलब यही कुछ 5-10 लोग एक्टिव हैं फील्ड में, तो इतनी सारे मतलब इतने सारे ग्रोअर्स हैं, उनको टारगेट करना ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो हम भी अब कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हमारा टीम है, जो प्रोग्रेसिव ग्रोअर्स हैं, जो प्रोफेशनल हॉर्टिकल्चर टेक्नोक्रेट्स है, यूनिवर्सिटी बेस्ड या कॉस्ट बेस्ड, उनको थोड़ा बहुत हम इंक्रीज करें, उनका नंबर इंक्रीज करें, ताकि जो हमारी जो टारगेट ऑडियंस है, टारगेट जो फार्मर्स हैं, उन तक हमारी बातें, हमारा जो तजुर्बा है, हमारी एक्सपीरियंस है, उनकी एक्सपीरियंस हम ले। फार्मर जो होता है उसकी एक्सपीरियंस इट इज़ वर्थ रीडिंग मिलियंस ऑफ बुक्स, क्योंकि उसने अपना तजुर्बा करा होता है बाग में। तो उनकी एक्सपीरियंस जब हम शेयर करते हैं, उनको अपना हम तजुर्बा कहते हैं, तो एक म्यूचुअल कंक्लूजन निकलता है। फिर हम मतलब हमारे जैसे और आपके जैसे यहाँ पे जितने भी यहाँ पे प्रोग्रेसिव हॉर्टिकल्चर ऑर्चर्डिस्ट्स हैं, यहाँ एक्सपर्ट्स हैं, उनको एक टीम अप करना चाहिए और कलेक्टिवली उनको ये बात पहुंचानी चाहिए। फिर गवर्नमेंट भी खुद ही ऑब्वियसली इनिशिएटिव लेता है कि इनको सपोर्ट करने का। अभी मैंने जैसे पहले भी बोला कि हिमाचल को मौके मिले हैं, कश्मीर का टाइम भी आएगा, ये जो सारी प्रॉब्लम्स है ग्रोअर्स की ये इंशाल्लाह ताला मिटने वाली हैं। तो
दूसरा सेगमेंट जो हमने रखा था इसमें जीतू भाई, जो हमने रखा था डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द ग्रोवर्स, जो मैंने वीडियो एक अपलोड की थी उसमें काफ़ी सारे क्वेरीज भी आ गए थे। तो हमारे जितने भी यहाँ पे ग्रोवर्स है, अगर इनका कोई क्वेश्चन होगा, क्वेरी होगा, हम दोनों कोशिश करेंगे कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें ताकि आपको फ़ायदा मिले। मुझे लगता है जो अभी हमने उस पिछले वीडियो में ये कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस रखे थे, तो मैक्सिमम ग्रोवर्स जो कह रहे थे कि साइज का इशू आता है इसमें। इस साल बहुत ज़्यादा साइज का इशू आ गया है, और मतलब इस स्टेज पे क्या कोई ऐसा मतलब तरीका है जिससे हम साइज के रिलेटेड कुछ हम इस पे पहले आप अपनी एक्सपीरियंस जीतू भाई शेयर करें कि हिमाचल में आप क्या सजेस्ट करते हैं साइज के लिए, फिर मैं अपनी तरीके से भी इनको समझाऊंगा थोड़ा बहुत। तो हाँ, मेरे हिसाब से हम कोशिश करेंगे दोनों की, हमारे जो बागबान भाई है इनको फायदा आए, और जो साइज का इशू है इंशाल्लाह ये कंट्रोल हो जाए। बिल्कुल। देखिए, साइज को लेकर के एक तो ये है कि कोई भी प्रॉब्लम अगर बगीचे के अंदर की है, बागवानी से रिलेटेड है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लास्ट टाइम पर कुछ डालेंगे, उससे वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। एक तो इस ये जो लोगों का जो परसेप्शन है, लोग जो ऐसा सोचते हैं, एक तो इससे हमको बाहर आना पड़ेगा। चाहे पतझड़ है, बिल्कुल चाहे लीफ माइनर है, चाहे कलर प्रॉब्लम है, चाहे साइज प्रॉब्लम है। अब साइज जो है उसको इम्पैक्ट करने वाली बहुत सारी चीजें हैं। प्रूनिंग कैसे करी है हमने, स्पर सिस्टम कितना है बगीचे के अंदर, कितना जो है हमने ट्रेनिंग कैसी है, सनलाइट पेनिट्रेशन कैसा है, पोस्ट हार्वेस्ट हमने किया था नहीं किया था, उसका भी इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। और सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट है वो है फ्रूट सेटिंग से लेकर के सेल डिवीजन जब तक होता है 45-42 डेज तक, इन दौरान जो है हमने पौधे को क्या, जो चीजें हम आज ये हमने उस वक्त सोचा था, और सोच करके क्या उस वक्त हमने इम्प्लीमेंट किया था। आज अब मुझे लगता है कि जब हार्वेस्टिंग के नजदीक में हम पहुंच चुके हैं, अब साइज के बारे में सोचना बेमानी है। पौधे के साथ भी, अपने साथ भी, कंज्यूमर के साथ भी, मार्केट के साथ भी, और अपने जेब के साथ भी। मैं ये कहूंगा कि अब जो है साइज का इशू छोड़ें, कलर के ऊपर आप सोचें। अगर कलर डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे तो जो साइज अब जो बढ़ना है वो सेल एक्सपेंशन से बढ़ना है, और सेल एक्सपेंशन में जो है पोटैश भी काम करता है। तो वो अब जितना है वो होना ही है। साइज का फाइनलाइज कब होना था? फ्रूट सेटिंग से 42 दिन के अंदर। जैसे बिल्डिंग के अंदर कितने कमरे बनेंगे वो फाइनल होता है जब फाउंडेशन लगाते हैं हम, कि नहीं तो हमारी जो है उसमें भी आदत है किसानों बागवानों की, नीचे से 3 कमरे लगा करके ऊपर उसी में ही 6 कमरे निकालेंगे, वो 5x5 के, 8x8 के। तो ये लेकिन वहां फिर भी चल सकता है, आप 5x5 के कमरे निकाल लें। बागवानी के अंदर ये नहीं चलेगा। आपको समय रहते, बम्पर क्रॉप है उसको बैलेंस करना है, थिनिंग करना सीखना है। थिनिंग के लिए जो कॉन्फिडेंस चाहिए वो कॉन्फिडेंस अंदर होना चाहिए, और प्रूनिंग जो है उसको सही करना। कश्मीर के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो प्रूनिंग है। हिमाचल में भी प्रॉब्लम है, हिमाचल में भी है, लेकिन कश्मीर में और ज्यादा मुझे ये प्रॉब्लम दिखी है। तो ये चीजें हैं जिससे जो मैं इसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा कि अब जो है कोई ऐसा टॉनिक स्प्रे करने से आप गुरेज करें, क्योंकि अब कश्मीर में भी अब मुझे लगता है कि सितंबर में हार्वेस्टिंग शुरू होनी है, 15-20 तक। क्या? हाँ, मिड सितंबर के बाद मतलब शुरू करते हैं। हाई डेंसिटी तो अभी जो साइज इशू आ गया दोनों ट्रेडिशनल में भी आ गए और ये हाई डेंसिटी में। मुझे लगता है मेरा जो तजुर्बा है इस साल जितना मतलब वेट वेदर रहा, बारिशें रही, क्लाउडी वेदर रहा, इसमें आपको भी पता होगा जो कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस जो होती है वो कम हो जाती है। जो तो मतलब फूड रिक्वायरमेंट जो एक फ्रूट को ज़रूरत होती है वो बहुत ही कम इस साल मिली है फ्रूट को, क्योंकि मतलब क्लाउडी वेदर में उतना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस नहीं हो पाता है। तो इस वजह से इस साल मैक्सिमम चांसेस यही है कि साइज बहुत ही कम रहा, क्योंकि जो मतलब वेदर अच्छा होता है, टेम्परेचर अच्छा होता है, तो ट्रांसपायरेशन रेट भी इंक्रीज हो जाती है। ट्रांसपायरेशन जो होती है ये इन्वर्स
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है कि या क्लाउडी वेदर कितना है, ज़्यादा क्लाउडी वेदर होता है तो ट्रांसपेरेशन भी लो हो जाती है। तो ये सारे प्रोसेसेस इस साल थोड़ा बहुत इफेक्ट हो गए ड्यू टू द क्लाउडी वेदर, ड्यू टू द रेन्स। गज़ा जो है पौधों में कम बना, जिसकी वजह से जो फ्रूट्स हमारे हैं उन तक भी कार्बोहाइड्रेट्स और जो फूड मटेरियल है जिसको हम कहते हैं वो कम मिला एक फ्रूट को। तो ओवरऑल जो हाइडेंसिटी भी हमारे हाइडेंसिटी भी वेराइटीज़ भी उनमें भी ये इशू आ गया, और जो ट्रेडिशनल वेराइटीज़ है उनमें भी ये इशू आ गया। तो ये इसको कहते हैं हम कश्मीरी में आज तरफ खुदा, जो खुदा की तरफ से होता है हम उसमें कुछ नहीं कर पाते हैं। तो जैसे आपने भी कहा अभी जो स्टेज है तो ये बहुत मतलब लेट देर हो चुकी है कि हम साइज़ के बारे में अभी कुछ करें। लेकिन जैसे आपने भी बोला कि सेल डिवीजन जो होता है उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, यही मई के एंडिंग तक हो जाता है, फिर उसके बाद सेल डिवीजन रुक जाता है। उसके बाद खाली जब सेल इलोंगेट हम जैसे हम आटा का एक पेड़ा लाते हैं फिर उसको इलोंगेट करते हैं, तो इसी हिसाब से हम इसको एक सेल को इलोंगेट कर सकते हैं। तो मतलब अभी जो टॉनिक्स है मतलब थोड़ा बहुत तो चांस है अगर हम जिबरलिंस का इस्तेमाल करें किसी टॉनिक में, या पोटेशियम का आपने जिक्र किया। पोटेशियम दो चीज़ें अभी इस स्टेज पे करेगा इनके लिए, एक तो कलर डेवलपमेंट तो करेगा ही, एंथोसाइनिन डेवलपमेंट तो करेगा ही, कलर में फ़ायदा देगा। और दूसरी बात जो पोटेशियम इनके लिए करेगा वो ये है कि जो गार्ड सेल्स है, जो ट्रांसपेरेशन स्टोमेटा वो पोर्स ओपनिंग के लिए मतलब फ़ायदेमंद होती है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा गार्ड सेल्स होती है वो मतलब पोटेशियम उनमें ज़्यादा तेज़ी लाएगा। तो जब ट्रांसपेरेशन ज़्यादा हो जाएगी, जो ये ट्रांसपेरेशन पुल हो जाता है वाटर ज़्यादा अपटेक हो जाएगा, तो टर्जिडिटी से इस फ्रूट में सेल जब ज़्यादा वाटर आ जाएगा तो उस हिसाब से भी थोड़ा बहुत चांसेस है। तो हम यही उम्मीद रखेंगे करेंगे क्वालिटी पे, कलर पे। पोटेशियम हम नीचे भी तौलिया में डाले, हम कैनोपी के अंडर हम पोटेशियम फर्टिलाइज़र भी डाले, और ऊपर जो जिनका कलर इशू हो जाता है तो वो पोटेशियम भी स्प्रे कर सकते हैं। इससे दोनों अभी जो इश्यूज़ है साइज़ और कलर का भी ये हो सकता है। तो मेरे हिसाब से ये अभी तो जीतू साहब अभी दूसरा जो इशू है का साइज़ और कलर हमने के लिए बताया। तो जो प्री हार्वेस्ट अभी स्टेज चल रहा है, तो प्री हार्वेस्ट ड्रॉप जो होने वाला है, तो मतलब आप अपनी एक्सपीरियंस भी शेयर करें, फिर हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखेंगे ताकि हमारे फार्मर जी देखिए, प्री हार्वेस्ट ड्रॉपिंग जो है वो ये जो समय है इस वक्त प्री हार्वेस्ट ड्रॉप वैसे होता ही है, थोड़ा बहुत होता है, कोई ज्यादा अगर ड्रॉप नहीं हो रहा है, क्योंकि बागवान हमेशा ही जो है एक दो फ्रूट जब टप टप गिरती है बगीचे में, जब आदमी जाता है तो उस वक्त एक आध फ्रूट जब नीचे गिरता है तो ऐसा लगने लग जाता है कि पता नहीं पूरी क्रॉप नीचे आ जाएगी। ऐसा नहीं है, कुछ फ्रूट जो है कई कारणों से कुछ फ्रूट ड्रॉप कर जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको उसके लिए कोई और स्टेप आपको उठाना है या आपको जो है उसके लिए स्टॉप ड्रॉप का यूज करना है, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर कोई बहुत ही ज्यादा क्रूशियल सिचुएशन ऑर्चर्ड के अंदर हो रही है, बहुत ज्यादा ड्रॉपिंग अगर किसी की हो रही है, तो वो स्टॉप ड्रॉप केमिकल्स की तरफ जो है वो जा सकते हैं। नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा इशू जो है आजकल नहीं होगा। फ्रूट मैच्योरिटी की तरफ है, बीच बीच में कुछ फ्रूट ड्रॉप होंगे ही, उसके अंदर का कोई डिफेक्ट हो सकता है, फ्रूट का सीड की कमी हो सकती है, मे बी यहाँ तक वो पहुंच गया लेकिन अब जाकर के वो बेचारा ज्यादा होल्ड नहीं कर पा रहा है और वो ड्रॉप कर गया हो, ये मेरी तरफ से। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्री हार्वेस्ट ड्रॉप तो कहीं ना कहीं हम मतलब 100% तो नहीं रोक सकते हैं, मतलब जो प्री हार्वेस्ट ड्रॉप होता है इसको हम 100% नहीं रोक सकते हैं। लेकिन ये जो जब एक कोई प्रॉब्लम बगीचों में आती है तो हम उसका हल खाली स्प्रे से ढूंढते हैं। ये जो कश्मीर में भी ये प्रॉब्लम है, हिमाचल में भी ये प्रॉब्लम है। हम चाहते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल हम चाहते हैं कि स्प्रे कौन सा, या हमें भी ग्रोवर्स फोन करते हैं कि स्प्रे कौन सा करें। हालांकि स्प्रे इज पार्ट ऑफ ए सोल्यूशन, ये पूरा सोल्यूशन नहीं होता है, इट इज जस्ट ए पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। जैसे अभी किसी भाई ने कलर के बारे में भी बोला कि कौन सा स्प्रे करें, ये जो हमारे ग्रोवर्स हैं इनका अक्सर ये सवाल रहता है कि स्प्रे कौन सा करें, चाहे वो पेस्ट आ जाए, ये खाली एक सवाल होता है इनका कि स्प्रे कौन सा करें। ये इनका सवाल ऐसे नहीं होता है कि इसको हम
एलिमिनेट कैसे करें पूरा 100%, ऐसा कोई मैनेजमेंट आप बताएं। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि प्री हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप या कलर के बारे में अभी एक भाई ने सवाल किया था, तो स्प्रेज से तो कलर आएगा ही आएगा, लेकिन जो कल्चरल प्रैक्टिसेस जो है, जो सनलाइट मतलब पेनिट्रेशन है एक ऑर्चर्ड में, समर प्रूनिंग का जो कंसेप्ट नहीं है कश्मीर में, एरिएशन हम नहीं रखते हैं बगीचों में, इतनी घनी डेंसिटी होती है पौधों में, तो अगर हम उसमें स्प्रे भी करते हैं फिर उसमें स्प्रे से भी उतना ज़्यादा फर्क नहीं आ जाता है, क्योंकि जो नेचुरल पोटेंशियल एक फ्रूट का होता है, कलर का, साइज का, या एक नेचुरल टेंडेंसी हो जाती है, तो हमें इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। वरना कलर का इशू तो आता रहेगा अगर हम कैनोपी मैनेज नहीं कर पाएंगे। अगर हम कैनोपी मैनेज नहीं कर पाएंगे तो कलर का इशू हमेशा आएगा, क्योंकि जहाँ पे मतलब घनी कैनोपी होगी, डेंस कैनोपी होगी, वहाँ पे जिंदगी भर कलर का इशू, चाहे हम हर साल स्प्रे करें। तो हमें ये सोचना है कि रूट कॉज जो कलर प्रॉब्लम का होता है, तो सनलाइट है, एरेशन है, समर प्रूनिंग है, ऐसे ऐसे तजुर्बे अगर हम करेंगे तो हमें स्प्रेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे हम बाकी बीमारियों जैसे पेस्ट, जैसे लीफ माइनर आता है, हम उसको ये कहते हैं कि उसका स्प्रे, हालांकि उसका बेस्ट मैनेजमेंट जो होता है वो आईपीएम होता है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जो आप भी बखूबी से जानते हैं, हिमाचल में भी करते हैं, स्टिकी ट्रैप्स लगाते हैं, कल्चरल मैनेज सैनिटेशन करते हैं, 70% पेस्ट वहीं पे खत्म हो जाता है। या पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट कश्मीर में बहुत कम है। हमने रिसेंटली नॉर्थ कश्मीर में एक प्रोग्राम किया, फिर मैंने उनसे ये सवाल पूछा था कि पोस्ट हार्वेस्ट में आप कोई खाद डाल, उन्होंने बोला कि पोस्ट हार्वेस्ट में कोई खाद डालनी भी होती है कि नहीं। मतलब इतनी अनअवेयरनेस उनमें से, उन्होंने ऑनेस्टली ये बात कॉन्फेस की कि हमें आज तक किसी ने नहीं बताया कि पोस्ट हार्वेस्ट में क्या क्या न्यूट्रिशन हम पौधे को दें। तो मतलब अभी बहुत कम ऐसे लोग हैं जो जिनको हम प्रोग्रेसिव का टैग देते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी है कश्मीर में या हिमाचल में, जैसे आपने बोला कि हम खाली उनको देखते हैं, हिमाचल वालों को जो सक्सेसफुल हुए हैं, जिन्होंने या तो टॉप ग्राफ्टिंग करी है या तो नई वेराइटीज़ लगाई हैं, ये तो कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया पे शो ऑफ करते हैं, तो हमें यही इंप्रेशन है हिमाचल का। वरना वी बोथ आर सेलिंग इन द सेम बोट, कि हमारा यही हशर है दोनों स्टेट्स का कि मेजॉरिटी जो चंक ऑफ द ग्रोअर्स जो है वो ट्रेडिशनल टाइप है, वो सफ़र करते हैं, इन्हीं मसाइल से वो सफ़र करते हैं। हमें एक होलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत है कि चाहे वो कलर का इशू हो, साइज का इशू हो, या प्री हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। चाहे वो डिजीज का जब एक्सेस हो जाता है, कोई फंगल डिजीज आती है तब भी फ्रूट ड्रॉप हो जाए, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी जब होती है तब भी फ्रूट ड्रॉप हो जाता है, मॉइस्चर अगर स्ट्रेस आ जाएगा, कम हो जाएगा, तब भी हो जाएगा फ्रूट ड्रॉप, या अगर एक्सेस रेनफॉल, एक्सेस मॉइस्चर, इम्प्रॉपर ड्रेनेज होती है एक बाग में, तब भी ड्यू टू वाटर लॉगिंग कंडीशंस पौधा स्ट्रेस में आता है तो फ्रूट ड्रॉप गिराता है। तो हमें ये इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है, तो उसको हम आइडेंटिफाई करें और उसी हिसाब से उसको टारगेट करें। बिल्कुल। तो अगर कोई भाई और कुछ पूछना चाहता है कि एक बात जैसे आपने अभी कहा, एक कमेंट, जब तक आप कमेंट पढ़ते हैं कि कोई भी जो जी प्रॉब्लम है उसके लिए हमारी आदत ऐसी हो गई पिछले 30-40 सालों में कि बस अब खाली स्प्रे ही चाहिए, सीधा मिल जाए, डाला और खत्म। जबकि सब ये जानते हैं कि नहीं बिल्कुल होगा। कलर के लिए, जैसा जो लोग पूछ रहे हैं कमेंट में भी कि कलर के लिए कोई स्प्रे बताए, इनको भी मालूम है कि पिछले 30 सालों से हर साल कलर के लिए कुछ ना कुछ डालते हैं, प्रॉब्लम फिर भी जस की तस है। फिर भी जो है उम्मीद उसी से ही लगाए बैठे हैं कि कोई ना कोई कंपनी की तरफ से कोई ऐसा प्रोडक्ट आए। हो सकता है शायद इनाम मीर साहब कुछ छुपा रहे हो, प्रोडक्ट हमको बताते नहीं, खुद अपने बगीचे में डालते हैं। जीतू भाई कुछ छुपा रहे हो, अपने बगीचे में डालते हैं, हमको नहीं बताते हैं। ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो आपकी समस्या को 1 मिनट में हल कर दे। आपको प्रैक्टिसेस के थ्रू ये सब करना है। आपको पूरे साल भर में मेहनत करनी होती है। कलर आज आना है, लेकिन उसके लिए काम जो है आपको दिसंबर से शुरू करना है, जब प्रूनिंग होती है। प्रूनिंग से ही जो है आपके माइंड में होना चाहिए कि मेरे बगीचे में कलर प्रॉब्लम है, तो मैं उस हिसाब से प्रूनिंग करूं, लाइट पेनिट्रेशन बढ़ाऊं जैसे आपने कहा, और फिर उसके बाद अगले साल सेल डिवीजन तक मैं पौधे को नाइट्रोजन दूं ताकि साइज बढ़े, और सेल डिवीजन के बाद फिर मैं पौधे के को कोई नाइट्रोजन वाला प्रोडक्ट ज्यादा ना डालूं जो कि आगे कलर में दिक्कत लाए। ऐसा पौधे की ग्रोथ की बात करें तो पौधे की ग्रोथ 3 फीट 4 फीट देख करके बागवान खुश हो जाते हैं, भाई मेरे तो 4 फुट ग्रोथ आ गई, इस बार मजा आ गई।
अरे वो 4 फीट की जो ग्रोथ है वो उससे जिससे आप खुश हो रहे हैं वो आपको चूना लगा रही है, आपके फ्रूट की क्वालिटी वो नहीं बनने देती है। ये चीजें हैं जो एग्जैक्टली जो एग्जैक्टली। जो काम खराब कर रही है बागवानी के अंदर। बहुत ज्यादा कमी बिल्कुल अवेयरनेस की बागवानों के अंदर है, चाहे हिमाचल, चाहे कश्मीर, चाहे उत्तराखंड। ये अगर एक बार अवेयरनेस बागवानों में आ गई, जानकारी का जो अभाव है वो पूरा हो गया, तो फिर हमारी जो इंडस्ट्री है ये तेजी से ग्रो करेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। जी मीर साहब। बिल्कुल बिल्कुल। जीतू साहब, जैसे आप भी पोस्ट हार्वेस्ट न्यूट्रिशन पे अक्सर आप जोर देते रहते हैं, मुझे लगता है कि जैसे आप भी कहते रहते हैं कि जून तक, या हम अपनी मिसाल लें, कश्मीरियों की एक आदत है, यहाँ बर्फबारी मतलब मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स में होती है, तो जो राशन है वो इकट्ठा रखते हैं अक्टूबर से ही बराबर मार्च तक, क्योंकि उनको पता होता है कि मार्केट बंद होने वाला है, यहाँ पे ज़्यादा मार्केट खुला नहीं रहेगा, ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी फूड मटेरियल्स की, तो स्टोर रखते हैं। इसी तरीके से अगले सीजन के जून तक एक पौधे को पिछला वाला जो न्यूट्रिशन बिल्कुल है वो चाहिए होता है, बाकी वो मिड सीजन से स्टार्ट करता है फ्रेश जो हम डालते हैं, जब तक वो एब्जॉर्ब होने के काबिल हो जाता है तब तक उसके मतलब सेल्स में, उसके टिश्यूज में प्रीवियस ईयर का न्यूट्रिशन होना चाहिए, जिसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत कम है, बहुत कम है जितना हमने भी सर्वे किया है। तो जीतू साहब, यहाँ पे हमारे पुलवामा के एक बहुत ही प्रोग्रेसिव ग्रोवर है ठाकुर अशरफ साहब, इन्होंने बहुत अच्छा कमेंट लिखा है, देयर शुड बी एन एक्सचेंज ऑफ नॉलेज and technological know-how between experts and progressive farmers of Himachal and Kashmir in order to produce quality fruits and survive and stand tall in the present world competition. We have to be duty conscious rather than right conscious. Broadly speaking, absence of pollinizers, wrong pruning, lack of nutrition management, and untimely and wrong practices are stumbling blocks in production of quantitative and quality fruits in Kashmir Valley. बहुत ही बढ़िया इन्होंने अभी ये जो पैरामीटर्स पॉइंट आउट किए हैं। एब्सेंस ऑफ पॉलिनाइजर्स, हम आप देखिए फिर स्प्रेज कितने करते हैं फ्रूट सेट के लिए, पॉलिनाइजर्स बगीचे में नहीं होते हैं तो हमारा जो इनपुट कॉस्ट कितना बढ़ जाता है। एक मामूली सी स्टिक ही तो ग्राफ्ट करनी है पौधे पे, वो कितना मतलब कितना खर्चा हमारा बचा सकता है एक मामूली सी स्टिक एक पॉलिनाइजर की। तो आप सोचिए, रॉन्ग प्रूनिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं होता है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, चाहे वो प्री हार्वेस्ट हो या पोस्ट हार्वेस्ट हो, हम प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं देते हैं, खासकर पोस्ट हार्वेस्ट में। तो फिर हम दूसरे साल अपनी किस्मत को कोसते हैं कि इस साल खुदा ने नहीं लिखा था, ये नहीं सोचेंगे कि हमने तजुर्बा गलत किया, हम फिर अपनी किस्मत को ही कोसते हैं, या जब रिटर्न ब्लूम पे असर हो जाता है। तो बाकी ऐसी चीज़ें हमें ये करनी चाहिए। तो मतलब ये इन्होंने बहुत अच्छा बताया कि जो हिमाचल के प्रोग्रेसिव ग्रोवर्स हैं उनकी इंटरेक्शन करानी चाहिए। मुझे लगता है ये आपकी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए, मतलब है अभी आगे से इस वक्त से। तो जो वहाँ पे आप मतलब एक ऐसा सेशन हम कभी रखेंगे, वहाँ के जो प्रोग्रेसिव ग्रोवर्स हैं उनको मतलब जब कश्मीरी विजुअली देखते हैं चेंज किसी वैरायटी में, या फिर तभी वो अडॉप्ट करते हैं, वरना वो 2-3 साल तक तो मशवरा ही करते रहते हैं। जब तक बाकी वैरायटीज़ के पैसे भी पकड़ते हैं तब तक हम मशवरा ही करते रहते हैं कि हम करें ना करें। तो हमें एक इंटरेक्शन रखना इसमें चाहिए। मुझे बहुत ही लगता है इन्होंने मीर अच्छी साहब, देखिए आपने आज जो है हमने एक शुरुआत, ये एक कह सकते हैं कि शुरुआत आज हुई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कश्मीर के अंदर जो है कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, ये ओपन अप होने का, बाहर कनेक्शन बनाने का थोड़ा सा वहां पर चलन कम है, जिसकी वजह से आज भी कश्मीर से जो है गिने चुने ही फार्मर्स हैं। मुझे लगता है कि 100 से ज्यादा ऐसे फार्मर्स की संख्या, नंबर्स होगी कश्मीर के अंदर, जो कि हिमाचल के लोगों को या फॉलो करते हो। फॉलो करना मतलब कि उनके साथ कनेक्शन बनाना। फॉलो करने का मतलब ये नहीं है कि वो जो बोलेंगे हम वही सुने। फॉलो जो है वो महज एक शब्द है, बटन का नाम है जो जुकरबर्ग ने रखा है, फॉलो। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद हम उनकी चीजों को समझते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो कब उठते हैं, क्या डालते हैं, क्या जीते हैं, क्या पीते हैं, क्या खाते हैं, वो देखने का एक्सेस हमको उससे मिलता है। तो कश्मीर के बागवान हिमाचल में जो है कम है, वो अंदर अंदर ही जो लोग बाहर हिमाचल को जानते हैं 100-150 लोग, वो कश्मीर के लोगों से हिमाचल के लोगों के साथ रूबरू करवाते नहीं। ऐसा भी मुझे कुछ इसमें दिखता है। यहाँ जो है थोड़ा सा जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स कश्मीर के, ऐसा नहीं है कश्मीर में नहीं है, कश्मीर में खूब सारे ऐसे फार्मर्स हैं प्रोग्रेसिव फार्मर्स जो हिमाचल भी आते हैं और उन्होंने
बहुत अच्छा काम कश्मीर में किया है। बेशक। वो कह सकते हैं कि हिमाचल के बराबर बिल्कुल काम या बिल्कुल। हिमाचल से भी और अच्छा काम काफी सारे लोगों ने वहां हाँ पर किया है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अपने सही। शोपियां के मैं नाम भूल गया उनका, जो जो जिन्होंने टॉप वर्क जिन्होंने किया था, हाँ हाँ, शहनवाज खान साहब। शहनवाज खान साहब, बिल्कुल। मैं खुद उनके यहाँ गया हूं, उनके घर में गया हूं, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। बिल्कुल आप हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। इन सबको जो है थोड़ा ओपन अप होकर के आपस में भी थोड़ा मिलजुल करके रह करके स्ट्रेटजी बनाने का कि हम कैसे और लोगों को अवेयर कर सकते हैं, हम कैसे हिमाचल वालों के साथ वहां पर भी लोग जो है, मैं देखता हूं हमारे 1,37,000 फॉलोअर फेसबुक के ऊपर है, जिनमें से सिर्फ 5,000 के आसपास जो है कश्मीर के फार्मर्स है, बाकी 1,32,000 यहाँ के हैं। तो कितना अंतर है, बिल्कुल इसका बिल्कुल। मतलब थोड़ा सा कम जो है, कश्मीर वाले थोड़ा सा कम इधर निकले हैं। और अगर इसमें थोड़ा ओपन अप हो जाए और कश्मीर वाले लोगों को भी जो है थोड़ा सा, एक दिक्कत ये भी है कि जो किसान है, चाहे हिमाचल का है चाहे कश्मीर का है, वो हर एक आदमी को ऐसे ही सोचता है कि ये बस गोली मारने ही आ रहा है, मेरे को मेरी जेब से कुछ सही ना सही कुछ लेकर के ही सही। जाएगा, ये कोई भी, वो चाहे किसी बिल्कुल भी बिल्कुल। एम के साथ आ रहा हो, वो उसको सिखाने के लिए आ रहा है, समझाने के लिए आ रहा है, बताने के लिए आ रहा है। लेकिन फार्मर जो है ऐसा समझ बैठता है कि पता नहीं अब इनाम मीर साहब के जेब में, पता नहीं मेरी जेब में जो 1 करोड़ रुपए है वो इंटरेस्ट के साथ कहीं उनकी जेब में ना चला जाए 2 करोड़ बन करके। ऐसा भी किसानों के दिमाग में ये है, बात सही ये है। बिल्कुल ऐसा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अक्सर यहाँ के जो माइंडसेट, मैंने पहले भी बताया कि माइंडसेट को हमें थोड़ा बहुत चेंज करना है, क्योंकि जीतू भाई मैं आपको भी ये बात कहना चाहूँगा कि यहाँ कश्मीरी जैसा गाला वैरायटीज़ के बारे में सोचते हैं कि इनका साइज़ अच्छा नहीं होता है, ये ज़्यादा शेल्फ लाइफ इनकी अच्छी नहीं होती है। मतलब ऐसे कुछ पॉइंट्स जो मैनेजेबल हैं, जो हम आराम से मैनेज कर सकते हैं, इनको ही हाईलाइट करके डिफेम करते हैं वैरायटीज़। मतलब जैसे आपने भी देखा होगा, अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन और थिनिंग करें गाला वैरायटी में भी, उसमें भी बहुत बढ़िया साइज आ जाता है। तो ये मैनेजमेंट पे ही हम ये कहते हैं कि जैसा मैनेजमेंट होना चाहिए। और दूसरी बात, जो ट्रेडिशनल वैरायटीज़, यहाँ पे मलिक नजीब साहब लिखते हैं कि हमारे कश्मीर में डर लगता है बगीचों में जाने को, रीज़न है रॉन्ग प्रूनिंग। क्योंकि कैनोपी इतनी बड़ी हो जाती है, वो इतना डेंस माहौल हो जाता है, बाग में डर लगता है सीधे, मैंने खुद भी नोटिस किया है। तो इसीलिए हम कहते हैं, एक तो प्रोडक्शन उनकी ट्रेडिशनल वैरायटीज़ की लो होती है। अगर हम मतलब प्रोडक्शन की बात ही करें पहले, एक तो प्रोडक्शन कम होती है और कलर में बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं, जो मतलब मार्केट रेट इवेंचुअली फिर एक जो ग्रोवर होता है उसको रेट ही चाहिए अपने इसके लिए, प्रोड्यूस के लिए, अपनी वैरायटी के लिए। जब उसमें रेट ही नहीं आएगा, क्योंकि जो इंडियन कंज्यूमर है वो पहले फर्स्ट लुक होता है वो कलर होता है, जब उसको वही कलर अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, वो फर्दर टेस्ट की तरफ नहीं जाएगा। जो सेकंड पैरामीटर है फिर खरीदने का, वो पहले कलर देखता है। जब वो पहले ही अट्रैक्ट नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं हमें हमें यूनिवर्सिटी में रिसेंट एक प्रोग्राम हुआ था, तो वहाँ पे फार्मर्स आए थे मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से। तो मैंने उनसे बात की कि अपग्रेडेशन ऑफ वैरायटीज़ कितनी ज़रूरी है। जो मार्केट डाउन होता है रेड डिलीशियस का, जो ट्रेडिशनल वैरायटीज़ हैं हमारी, कलर इश्यूज आ जाते हैं, इसीलिए अडाप्ट ऐसी वैरायटीज़ करनी चाहिए। मैं एक एग्जांपल उनको मैंने दी कि यहाँ का जो इंडिजिनस वैरायटी थी कश्मीर की, अम्बरी, बिल्कुल, जो बहुत ही, उसमें बहुत फ्लेवर ही बहुत ही सुंदर, बढ़िया बहुत था सुंदर। और मज़ा भी बहुत बढ़िया था। लेकिन उसमें एक इशू हुआ, कलर का इशू। फिर उसको मतलब क्रॉस करना पड़ा रेड डिलीशियस से, कलर उसको लाल लाल अम्बरी हाँ जी, बनाना बिल्कुल। पड़ा। मतलब हाँ, लाल अम्बरी बनाना पड़ा। क्यों? क्योंकि अम्बरी में कलर इश्यूज आते थे। तो यही मसला हमारे रेड डिलीशियस के साथ है कि इसमें कलर इश्यूज आते हैं। या बाकी हम ये नहीं कहते हैं इसको दफा ही करो, नहीं, इसको भी रखो, कंपैरिजन के लिए बाकी वैरायटीज को भी चांस दे दो। या गाला वैरायटीज इतना अच्छा मार्केट में अभी कर रहे हैं, अभी नए नए गाला वैरायटीज आते हैं, नरसिमो गाला है, टीरेक्स गाला, या गाला श्रीको रेड है, गाला मीमा तो ऑलरेडी बहुत अच्छा करती है मार्केट में भी। और इनका जो मैनेजमेंट जब अच्छा हो जाता है, तो मार्केट पोटेंशियल इनका बहुत ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल वैरायटीज। पिछले साल बहुत ज़्यादा नोटिस किया होगा, जो कश्मीरी एप्पल्स है रेट बहुत ज़्यादा कम चली गई थी। इवन 40% 50% रेट
जो कम हो गई थी। लेकिन पिछले साल भी जिनके पास गाला वैरायटीज़ अच्छी खासी वेल मैनेज्ड थी, तो उनको भी अच्छी ठीक ठाक मतलब मार्केट में प्राइस आया। और दूसरा जो फॉल्ट मैं समझता हूँ कश्मीर, खासकर मैंने ज़्यादातर तो कश्मीर ही देखा है, हमारी यहाँ पे एक ग्रेडिंग का इशू हो जाता है कि हम मिक्स ग्रेड रखते हैं, फिर उसी के हिसाब से मार्केट रेट भी हो जाती है। प्रॉपर ग्रेडिंग हम नहीं रखते हैं। मैं पर्सनली अपने इलाके की बात करूं कि हमारी अपनी गलती है कि हम ये ग्रेडिंग सही से नहीं करती हैं। या एक चीज़ मैंने बहुत नोटिस की कि हिमाचल में चूंकि एरिया और प्रोडक्शन कम है, लेकिन उनका जो मतलब ये प्रेजेंटेशन जो उनकी होती है वो बहुत बढ़िया होती है। हमारी जो प्रेजेंटेशन होती है वो उतनी बड़ी नहीं होती है। चाहे हमारी हाई डेंसिटी वैरायटीज़, हमारे लाल सेब होते हैं, लेकिन ऐसे मतलब बुरे अंदाज से हम प्रेजेंट करते हैं, फिर वो मतलब जो सामने वाला बायर हो जाता है वो अट्रैक्ट नहीं हो पाता है। हमारी प्रेजेंटेशन में थोड़ा फॉल्ट है, हमारी ग्रेडिंग सिस्टम में जो है वो थोड़ा फॉल्ट है, और मैनेजमेंट जो ये एडाप्शन, नई वैरायटीज़ अडाप्ट करने में थोड़ा बहुत हम हिचकिचाते हैं। ये मैंने सबसे ज़्यादा नोटिस किया है कश्मीर में। यहाँ पे हमारे ग्रोवर्स तो मतलब यूनिवर्सिटी में एक दो ग्रोवर्स उठे थे, उन्होंने बोला आप हमारी ट्रेडिशनल वैरायटीज़ को टारगेट करते हो। मैंने जब उनको समझाया, अमरीक की एग्जांपल दी कि मार्केट कैसा चल रहा है, फ्यूचर में कैसा होना चाहिए, फ्यूचर में ये नहीं देखेंगे कि आपका इमोशनल अटैचमेंट बिल्कुल। कितना है इस वैरायटी से। हम समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट है रेड डिलीशियस से। जब काफ़ी सालों तक एक ही वैरायटी खाती है, फिर मतलब दूसरी कोई वैरायटी में मज़ा नहीं आता है, हम समझ सकते हैं। लेकिन दूसरी वैरायटीज़ को भी चांस देना है। यहाँ बहुत सारी वैरायटीज़ है, जो आपने शोपियान की एग्जांपल दी, या पुलवामा अभी बहुत ज़्यादा लीडिंग है हाई डेंसिटी में। जितना मैं भी घूमा हूँ, वहाँ बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी का कन्वर्जन हुआ है, जो सक्सेसफुली अभी सेटिस्फाइड है अपने क्रॉप से, अपने प्रोड्यूस से, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल और बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई है। क्योंकि उन्होंने जब रिजल्ट्स देखे, वो जो मंडीज़ में भी आज भी गाला सबसे ज़्यादा अच्छी रेट बिकता है, और हमारे जो आसपास लोकेलिटी में भी जो हाई डेंसिटीज थी, तो धीरे धीरे इसको थोड़ा टाइम लगेगा, ग्रोअर्स को समझ आएगा इंशाल्लाह ताला। खासकर गाला वैरायटीज की, और आपकी राय मैं जानना चाहूंगा कि कश्मीर के लिए या हिमाचल के लिए। देखिए, सीधी बात यह है कि जो रेड डिलीशियस है, रेड डिलीशियस का वैसे ही फ्यूचर जो है अच्छा नहीं है। अमेरिका से बाहर हो गया, 2020 में पहले नंबर पर जो है गाला आ गया, रेड डिलीशियस दूसरे पे उस वक्त गया। 2-3 साल के अंदर रेड डिलीशियस अमेरिका में तो चौथे पांचवें नंबर पर जाएगा। यूरोप में पहले ही वो बहुत पीछे है। यूरोप में गोल्डन ऊपर है, फिर गाला है, और डिलीशियस जो है वो तीसरे चौथे नंबर पर कहीं आगे जाकर के है। यूरोप वाले सिर्फ बिल्कुल हिंदुस्तान की प्लांटेशन की जो रिक्वायरमेंट है उसको कैटर करने के लिए वो डिलीशियस प्लांट बनाते हैं। बाकी वर्ल्ड की बिल्कुल मार्केट जो है वो डिलीशियस को छोड़ रही है, क्योंकि डिलीशियस में धोखा है, धोखा। डिलीशियस जो है वो आंखों को धोखा देता है, आंखें उसकी कायल हो जाती है, उसको कंज्यूमर खरीदता है। घर बीबी को वो फोन करता है, मैं आज 2 किलो सेब लेके आ रहा हूं, लाल सेब। पहले सेब खाएंगे काट के, डाइनिंग टेबल रेडी रखो, फिर उसके बाद खाना खाएंगे। डाइनिंग टेबल पे वेट करता है, बच्चे और बीबी लेकर के जाता है, और जब उसको काटते हैं, और तो बच्चा भी जो है खाते, उसमें टेस्ट जब नहीं आता, क्योंकि प्रीमेच्योर हार्वेस्ट करते हैं बागवान, कलर देखते हैं लाल हो गया तोड़ देते हैं, उसको थूक देता है बच्चा, उसकी बीवी भी थूक देती है, और वो जो है उसको फिर डांटना शुरू करते हैं कि क्या लेके आए आप यार। और उस दिन जो है उसको, वो जो लेकर के गया था सेब, उस जेंट्स को उस वक्त बेशर्म होना पड़ता है बेचारे को, उसको बुरा लगता है, और वो उस दिन डिसीजन लेता है कि अब दोबारा कभी मैं सेब नहीं खरीदूंगा। अब वो ग्रीन एप्पल भी नहीं खरीदेगा, गाला भी नहीं खरीदेगा, वो सीधा क्या खरीदेगा, वो आम खरीदेगा, क्योंकि आम का बिल्कुल उसको पता है आम कैसे खाना है। वो उसको रखेगा भी, उसको मालूम है, देखने में भी उसको मालूम है वो आम फ्रेंडली है, क्योंकि आम जो है हजारों साल से हमारे यहाँ पर होता रहता है। तो ये जो है रेड डिलीशियस पूरी दुनिया में साइड हो रहा है। हमारे यहाँ पर लोग जो है, जैसे आपने कहा इमोशनल अटैचमेंट बागवानों की, कंज्यूमर की नहीं है, बागवानों की इमोशनल बिल्कुल अटैचमेंट जो है ये बागवानी की इंडस्ट्री को बहुत पीछे लेकर के जाएगी, ये बहुत परेशान बहुत करेगी ज्यादा। आने वाले दिनों में। जहां हमको नई वैरायटीज की तरफ जाना था, हमको ठीक है गाला हो गया, गाला के साथ साथ अब हमको ग्रैनी स्मिथ के ऑर्चर्ड्स लगाने थे, हमको हनी क्रिस्प के ऑर्चर्ड्स लगाने थे, हमको एंटरप्राइज के ऑर्चर्ड्स लगाने थे, हमको फूजी के ऑर्चर्ड्स लगाने थे, हमको जहां पर
पिंक लेडी के ऑर्चर्ड लगाने थे, वहां हम लोग स्टिक हो गए। गाला नरसिम्हो, गाला टीरेक्स, गाला क्या है वो, किंग गाला, बुश गाला, फ्लैश गाला, ये गाला, वो गाला। हमारी आदत यह है कि एक तरफ जहां एक बार चल पड़े तो सब जो है वहीं चल पड़ते हैं। और अब जो है यहाँ, और रेड डिलीशियस का अभी तक हम इमोशन नहीं छोड़ पा रहे हैं। 100 साल से रेड डिलीशियस, आज भी अब जो है हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, हमने तो नई नई वैरायटी, मेरे पास तो है नई वैरायटी। कहाँ है भाई, नई स्ट्रेन है वो, किंग रोट आपने लगाया, स्कारलेट 2 आपने लगाया, फैंसम लगाया, RD1 लगाया, चाहे जो भी आपने हपके शपके लगाया है वो आपने जीरो। आप अपने बाप से एक कदम आगे बढ़े हैं खाली में। तो हम एक कदम आगे बढ़ने के लिए बने हैं क्या? हमको बहुत आगे जाना है, इसको पीछे छोड़ करके कुछ नया करना पड़ेगा। और जब तक फार्मर इसके लिए अवेयर नहीं होगा तब तक नहीं चलेगा। वॉशिंगटन ने जो है, बाकी पूरे अमेरिका ने चेंज लाया वैरायटीज में, वॉशिंगटन ने डिलीशियस ही रखा, उसने चेंज नहीं लाया। उनको बड़ा गर्व था, प्राउड था डिलीशियस के ऊपर, उन्होंने चेंज नहीं किया। आज उनका सेब अमेरिका में बिकता नहीं, आज उनका सेब खाली हिंदुस्तान में बिकता है। वॉशिंगटन वाले रो रहे हैं आज, आपको तो मालूम होगा, लेकिन जो आम किसान है, आम बागवान है, उसको मालूम नहीं है। जिस डिलीशियस के लिए हम आज मर रहे हैं, ये किंग रोड चाहिए, फलाना चाहिए, फलाना चाहिए, वो आज रो रहा है। अमेरिका का वॉशिंगटन स्टेट का जो MP, उसने जो है अमेरिका के संसद में, व्हाइट हाउस में डाला है, उसने लिखा वहां लेटर कि हमको जो है हिंदुस्तान के लिए फ्रेट में सब्सिडी दी जाए, क्योंकि हमारे पास डिलीशियस है, हमने टाइम से चेंज नहीं किया, हमने गलती कर दी, हम टाइम से अवेयर नहीं हुए, हमने टाइम से समझा नहीं, हमने सीखा नहीं। जब इनाम मीर सर समझा रहे थे तो हमने उस वक्त समझा नहीं। आज वो रोते हैं, सब्सिडी मांगते हैं कि हिंदुस्तान के लिए फ्रेट को जो है वो सब्सिडाइज किया जाए, ताकि वो अपना सेब हिंदुस्तान में पहुंचाए फ्री में, फिर हिंदुस्तान में वो बिके। इसलिए रोना पड़ रहा है कि उन्होंने अमेरिका की दूसरी स्टेट्स के साथ कोप अप नहीं किया। वो उस वक्त जो है वही चिपके रहे, जैसे आज हिमाचल और कश्मीर के बागवान चिपके हुए इमोशनली रेड डिलीशियस के साथ। 3-4 साल रहेगी इसकी मार्केट। जो अभी खुश हो रहे हैं लोग कि हमने लगाया किंग रोड, हमने लगाया ये, खुश हो रहे हैं, वो लोग 5-6 साल के बाद रोएंगे, बिकेगा नहीं है। रही गाला की बात, गाला के छोटे साइज के लिए हम जिम्मेवार हैं। वो लोग जिम्मेवार है जो बड़ा बड़ा गाला का फोटो डालते हैं फेसबुक के ऊपर, ये एक्स्ट्रा लार्ज इन गाला। अरे जब उसका कैरेक्टर है, जब उसका नेचर है स्मॉल साइज एप्पल प्रोड्यूस करने का, तो हम क्यों उसमें बेकार में इनपुट कॉस्ट ज्यादा बढ़ा रहे हैं उसके साइज को बड़ा करने के लिए? पूरी दुनिया स्मॉल साइज गाला खा रही है, हम फिर उसमें भी लार्ज पैदा करने लग गए। लार्ज पैदा करेंगे, हमारी प्रोडक्टिविटी हटेगी, हमको हाई थिनिंग करनी पड़ेगी, हमको हाई न्यूट्रिशंस देने पड़ेंगे, हमको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और जो कि जो है हमको ज्यादा, ऐसा है नहीं कि 1000 रुपए किलो मिलेगा उतना ही 100-110 रुपए किलो, वो भी अभी कुछ टाइम तक हो, और 2-3 साल के बाद इसकी प्राइस नीचे आएगी और ऊपर नहीं जाएगी, प्राइस सैचुरेट होगी। तो हमको जो है आज जरूरत है, जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं वो गाला के बड़े साइज के फोटो ना डाले, वो वही डाले जो रियलिटी है। स्मॉल साइज गाला होता है तो स्मॉल साइज, कंज्यूमर का दिमाग अभी से खराब नहीं करना है। कंज्यूमर लार्ज मांगने लगेगा तो हमारी नानी याद आ जाएगी कि कैसे उनको हम लार्ज और मीडियम साइज का गाला देंगे। अभी तो ठीक है कि हम नर्सरी बेचने के लिए हम ऐसा कर रहे हो, हम कुछ और कहीं और इन्फ्लुएंस करने के लिए ऐसा कर रहे हो, लेकिन अपनी इंडस्ट्री को हम खुद, आज नई वैरायटी भी आ रही है तो उसमें भी हम लोग जो है गलत चीजें करके अपने कंज्यूमर तक गलत फोटोज, गलत वीडियोस पहुंचा रहे हैं। हम अपने जो खरीदार हैं उन तक गलत वीडियोस पहुंचा रहे हैं और फार्मर को भी हम गलत मैसेज दे रहे हैं। फार्मर भी, जैसे आपने कहा कि लोग बोलते हैं इसमें साइज नहीं है, इसमें बढ़िया साइज है। आप किसी भी मॉल में चले जाएं, 300 रुपए किलो गाला आपको मिलेगा। स्मॉल से भी छोटा साइज होता है, एक्स्ट्रा स्मॉल, 300 रुपए में बिक रहा है। और हम कहां लार्ज साइज का गाला ढूंढ रहे हैं? मत करो इसमें एक्सपेरिमेंट, इसको स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल और पित्तू रहने दो, और इसका उतना ही रेट इसी साइज में मिलेगा, चलने दो, इसको खराब मत करो, ऐसा मैं सभी से कहूंगा। बिल्कुल सही बात है, सही बात। किसी वैरायटी की जो अपनी नेचुरल ट्रेट होती है, मतलब साइज के रिलेटेड, तो कोई मीडियम हो जाता है, कोई, यहाँ पे हमारे यूनिवर्सिटी में कुछ वैरायटीज है जो लॉन्च हुई थी खालिसतन के साइज के लिए। यहाँ पे फिरदौस आई थी या अकबर आई थी, उन्होंने यही एक मतलब पैरामीटर रखा था उसमें जब क्रॉस किया था साइज के रिलेटेड।
तो यहाँ पे मतलब जब हम भी गाला को देखते हैं कि कंपैरेटिवली अगर हम कंपेयर करें बाकी वैरायटीज से, तो उनका नेचुरल टेंडेंसी हो जाती है कि वो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि गाला को रॉयल डेलिशियस का साइज हो जाए, या सुपर वैराइटीज का साइज हो जाए, या बाकी वैरायटीज का साइज हो जाए। तो जो नेचुरल ट्रेट है, हम जो एक फ्रूट का एक वैरायटी का नेचुरल ट्रेट है, हम उसको साइज मतलब चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपना मैनेजमेंट जो प्रैक्टिस है वो ठीक कर सकते हैं। जैसे अशरफ साहब लिखते हैं, यस 13 अगस्त इन अल नूर कोल्ड स्टोर एट लासीपुरा पुलवामा 4 गाला शिनिको रेड एप्पल्स वेड 950 ग्राम्स। मतलब 4 गाला के सेब राउंड अबाउट 1 kg। मतलब ऐसा भी नहीं है कि हमें सारा गाला छोटा रहेगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन अगर प्रॉपर मैनेजमेंट के तहत जो इसका नेचुरल साइज हो जाएगा वो अचीव कर लेगा, तब भी हम सक्सेसफुल है। हम जब कंपेयर करते हैं इसको नॉन गाला वेराइटीज के साथ, तब हम ये कंपैरिजन बेसलेस है, क्योंकि उसकी अलग एक नेचुरल टेंडेंसी हो जाती होती है, गाला की अलग नेचुरल टेंडेंसी होती है, और जो सेल्फ पॉलिनेटिंग वेराइटीज होती है उनका साइज तो कभी एक्स्ट्रा लार्ज नहीं होगा। जो सेल्फ पॉलिनेटिंग वेराइटी, अगर हम कितनी भी कोशिश करें, कितना मैनेजमेंट, जो सेल्फ पॉलिनेटिंग वेराइटीज होती है उनमें साइज तो मीडियम 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 लार्ज ऐसा रहेगा, लेकिन एक्स्ट्रा लार्ज कभी नहीं हो जाएगा। लेकिन जैसा आपने भी कहा कि जो वैरायटी की नेचुरल टेंडेंसी है उसी तरीके से हम उसको प्रमोट करें, तो एक मार्केट पर्सपेक्टिव भी ठीक रहेगा, जेन्युइन रहेगा। जब हम ग्रेडिंग अलग अलग करें, जैसे हमने भी बोला कि लार्ज और मीडियम और स्मॉल, और उसको पिटुआ बोलते हैं जो एक्स्ट्रा स्मॉल होता है, उसको हम अलग जब ग्रेड करके मार्केट में भेजेंगे तो आराम से अपनी अपनी रेट आ जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। तो जितु भाई, टाइम बहुत हो गया था, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। आपने एक रिसेंटली एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, नेक्स्ट जनरेशन जो ब्लूप्रिंट, उसके बारे में थोड़ी बहुत मुझे पर्सनली क्यूरियोसिटी हुई है कि थोड़ा बहुत आप शेयर करें, कि हमारी ऑडियंस भी अभी करना चाहती है, उसके बारे में थोड़ा आप ये जो, क्योंकि ऑलरेडी आप अपने हिसाब से लगे हो फील्ड में, हम भी थोड़ा बहुत यहाँ से कोशिश करते हो। आपने जो खेतियारी का प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया था, बहुत बढ़िया आप मेहनत करते हो उस पर, हम भी देखते हैं जो ग्रोअर्स हैं कश्मीर के। ऐसी बात नहीं है कि मेहनत हमेशा दिखती है, अगर कोई इंसान बंदा मेहनत करता है, वो हर कोई आज पहली बार किसी मतलब नॉन लोकल लाया है, क्योंकि मुझे पर्सनल भी शौक था। मैं हिमाचल आया था, आपसे बात नहीं हो पाई, आप शायद बिजी थे, कहीं गए थे, हम वहाँ आए थे, फिर बाढ़ वाड़ आ गई, हम भाग गए वहाँ से। इंशाल्लाह हम फेस टू फेस भी मिलेंगे, लेकिन ऐसे तो हमारी बात होती रहती है अक्सर। तो मुझे पर्सनली यही शौक था कि आप ये जो मेहनत करते हो, चाहे हिमाचल के बागबानों के लिए, कश्मीरी बागबानों के लिए, बहुत ही बढ़िया काम आप करते हो। खेतियारी भी प्रोजेक्ट, आपके जो मित्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं मॉडर्न स्कूल ऑफ फार्मिंग के, मतलब उनके साथ जब इंटरेक्शन इंसान करता है तो लगता है कि उन्होंने कुछ सीखा है। तो इसी तरीके से हम अपनी लेवल पे हम हमारे अपने ग्रोअर्स के लिए कर रहे हैं। हम, चूंकि मैंने पहले भी बोला कि अब इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, इतनी मतलब इतने ग्रोअर्स हैं, इतने कम लोग अभी फील्ड पे एक्टिव हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल, कभी कभी मतलब कुछ लोग नाराज़ भी हो जाते हैं। हम तहे दिल से उनको माफ़ी मांगते हैं, उनका फ़ोन हम नहीं रिसीव कर पाते हैं, उनके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। तो ये जो आपका ये नया अपकमिंग प्रोजेक्ट है, इसके बारे में थोड़ा बहुत, तो हम उसके बाद ये लाइव सेशन एंड जी करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मीर साहब। देखिए, हमने जो है 2021 में 1 जून को स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग जो है, जो प्लेटफॉर्म था हमारा, वो लॉन्च किया था। और उस वक्त वेबसाइट के ऊपर जो है हमारे ऑनलाइन कोर्स था A to Z ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग। फिर हमने अप्रैल 2022 में ऐप लॉन्च करी, क्योंकि वेबसाइट के ऊपर लोगों को दिक्कत आ रही थी। जी जी। हमने ऐप लॉन्च किया 2022 अप्रैल में। अभी जो है ऐप के ऊपर जी लगभग 14,500 के करीब लोगों ने ऐप को डाउनलोड किया है। तो उस वक्त हम A to Z ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग, ये कोर्स, उसके ऊपर ऑनलाइन कोर्स था। अभी हमारा MOU जो है डॉक्टर YS परमार हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी नौणी के साथ हुआ। तो अब जो है हमने मिल करके दोनों ने एक प्लान बनाया है, जिसका नाम हमने रखा नेक्स्ट जेन फार्मर्स ब्लूप्रिंट, कि नेक्स्ट जनरेशन के फार्मर्स को तैयार करने के लिए हमारा प्लान क्या है। तो वो प्लान हमारा रेडी है। वो उस प्लान की लॉन्चिंग जो है सितंबर के फर्स्ट वीक में
होनी है। डेट अभी फाइनलाइज नहीं हुई है, वो भी फार्मर्स के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इसके अंदर ये एक यूनिक मॉडल है। यूनिक मॉडल ऐसा कि इसमें रिकॉर्डेड वीडियोस भी होंगी, हाई डेफिनेशन कैमरा से शूट करी हुई, सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर्ड नॉलेज इसके अंदर होगा। और इसके अलावा अभी तक मैं वीकली वेबिनार उनकी लेता था, हर संडे को जो है वीकली वेबिनार होता था। अब इसमें जो है कुछ और चीजें हो गई कि एक तो यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट आ गए, वो क्लास लेंगे, वो टीच करेंगे। और इनके अलावा प्रोग्रेसिव फार्मर्स भी हैं कुछ जो उनको पढ़ाएंगे। हिमाचल से भी हैं और कश्मीर से भी होंगे, आप जैसे जो कश्मीर में खूब अच्छा काम कर रहे हैं वो भी पढ़ाएंगे। और इनके अलावा मार्केटिंग में जिन्होंने अच्छा काम किया हो और दूसरे फील्ड में जिन्होंने काम किया हो वो भी उनको पढ़ाएंगे। अच्छे लीडर्स हो सकते हैं, यूनिवर्सिटीज के वीसीज होंगे, ऐसे वो लोग भी पढ़ाएंगे। और इनके अलावा जो है हम ये चाहते हैं कि हमारे जो फार्मर्स हैं उनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिले। तो प्रैक्टिकल के लिए आप जो है यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही प्रैक्टिकल होंगे। अभी तक हमारे पास आना पड़ता था लोगों को, अब नौड़ी क्योंकि सेंटर है तो वहां सब लोग जल्दी से आ सकते हैं। तो ये जो है अभी लॉन्च होना ही है नेक्स्ट जेन फार्मर्स ब्लूप्रिंट। तो इसमें आप जो है सेब के अलावा, अभी तक सेब था, अब इसमें आम भी आने वाला है, स्टोन फ्रूट्स भी होंगे, बेर भी होगा, गुआवा भी है, लीची, कीवी और किन्नू हो गया, संतरा हो गया, ड्रैगन फ्रूट्स हो गए, ब्लूबेरी है। जो भी फ्रूट्स टेम्परेट जोन में होते हैं या सब ट्रॉपिकल जोन में होता है, दोनों में, उन सभी के रिगार्डिंग जो है यहाँ पर अब जानकारी लोगों को मिलने वाली है। लेकिन सच्चाई ये है कि हम सबको काम करना है, हम सबको मिलकर के काम करना है। अगर हम सब काम करेंगे मिलकर के, सब जो है अपना अपना फुल पोटेंशियल, अपनी फुल पावर लगाएंगे, और वो भी जब सरकार भी आपके साथ कुछ आपकी हेल्प करेगी, आपकी कश्मीर की सरकार, जम्मू कश्मीर की सरकार जब आपको कुछ ना कुछ, आपको कुछ प्राइज दे, आपने जो इतना काम किया है आपको लोगों के सामने लाए, बताए लोगों को, इतना बड़ा एग्जाम्पल आपने सेट किया है कश्मीर में, तो आपको कई जैसा भी करके वो हेल्प कर सकते हैं। तो ये जो है, ये जो अवेयरनेस का काम है, ये बड़ी तेजी से जो है आगे बढ़ेगा। पूरे देश के अंदर जो है 20% जीडीपी का हिस्सा एग्रीकल्चर से आता है। एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर प्लस हॉर्टिकल्चर दोनों। तो अगर हमने, इसमें कमी यही है कि जो कमाता है वो करोड़पति हो जाता है, और जो 99% फार्मर है वो रोता रह जाता है, उसके पेट में मरोड़ आता रहता है, वो बेचारा परेशान रहता है। तो उनको, वो जो छोटे फार्मर्स हैं, स्मॉल स्केल फार्मर्स हैं, उनको अपलिफ्ट करने के लिए, उनको बड़े फार्मर से मिलाने के लिए, उनको समझाने के, हालांकि उनकी असली ट्रिक क्या है, कैसे वो इतने कमा रहा है, छोटा किसान कैसे कमा नहीं पाता है, क्यों परेशान रहता है, इसी ब्रिज को दूर करने के लिए ही ये प्लान आया है जिसका नाम है नेक्स्ट जेन फार्मर्स ब्लूप्रिंट। टी शर्ट तो मैंने पहनी थी लेकिन कैमरे में दिख ही नहीं रही, मैं छोटा हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छे से दिखाइए, थोड़ा थोड़ा अच्छे से दिखाइए, कोई बात नहीं। आप नेक्स्ट जेन फार्मर्स ब्लूप्रिंट, बहुत बहुत बढ़िया आपने ये जो इनिशिएटिव लिया है, ये नीड ऑफ द आवर है अभी ग्रोअर्स के लिए, खासकर जब हम भी अपने कश्मीर में अपने ग्रोअर्स को सुनते हैं, वो कहते हैं आप नॉचिंग का, हमने नॉचिंग का कांसेप्ट लिया, फिर हमें ब्रांचेस प्लांट नहीं था, या समर प्रूनिंग कुछ से यहाँ बहुत मतलब तो इंसान वो पूरा हो जाता है कि जो काम हमने स्टार्ट किया है वो धीरे धीरे मतलब फार्मर्स अडॉप्ट कर रहे हैं, हमारा जो मिशन है वो कामयाब हो रहा है धीरे धीरे। जैसा आपने ये इनिशिएटिव लिया है, बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है हिमाचल के लिए भी और कश्मीर के लिए। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि दोनों स्टेट्स इससे फायदा मिले, ब्लूप्रिंट है। तो हम भी यहाँ पे कोशिश करें अपने फार्मर्स के लिए कुछ ना कुछ रखें। अपनी यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग्स तो होती रहते हैं, मतलब वीकली बेसिस पे, या हमने इस साल अवेयरनेस कैंप्स रखे थे, और मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज अवेयरनेस कैंप्स रखे थे, और कमर्शियल लेवल पे यहाँ पे हमने कैंप्स रखे थे समर प्रूनिंग के लिए, या डिजीज मैनेजमेंट या कैनोपी मैनेजमेंट के लिए हमने अवेयरनेस। अपनी तरीके से हम भी लगे हैं, लेकिन आप जो कर रहे हैं हिमाचल में बहुत बढ़िया कर रहे हैं। हम मतलब पूरा सपोर्ट है आपको हमारा, और हम भी यही चाहते हैं कि मिलके वी शुड
ग्रो एज वन एंड वी शुड राइज टुगेदर इंशाल्लाह ताला। हम अगर मिल के काम करेंगे, अच्छे से एक अवेयरनेस करेंगे ग्रोअर्स में, इनका माइंड जो है, इनके जो सारे कन्फ्यूजन है, क्वेरीज क्लियर हो जाए, तब हम प्रोग्रेस एज ए नेशन करेंगे। क्योंकि हमारा जो हॉर्टिकल्चर का सेक्टर है अभी ये थोड़ा बहुत मतलब उतना तेजी से नहीं चल रहा है, क्योंकि मैंने जो रीजंस बताया नई काम है कश्मीर में, उसके लिए हमें भी काम करना है, आपको भी काम करना है। हम तहे दिल से आपका शुक्रिया कर रहे हैं कि आपने ये जो इनिशिएटिव लिया ऐसा बनाने का, बहुत ही मतलब शुक्रगुजार है। क्योंकि बहुत ही ऐसे मलिक जी हैं कि ऐसे लाइव प्रोग्राम होने कि कश्मीरी जो ग्रोअर है ये इमोशनली बहुत सताया हुआ होता है, क्योंकि इसको यहाँ एक्सपोर्ट मिलता है, ये करो, कोई मेहनत कश्मीरियों जैसे कोई नहीं होता है, मेहनत में कश्मीर, लेकिन सही गाइडेंस टाइम पे नहीं हो पाती है। तो हमारी भी यही कोशिश रहती है इस पेज के थ्रू, या आप जैसे एक्सपर्ट, आपको बहुत यहाँ पे लोग मानते हैं, तभी आपको मतलब आपको यहाँ पे हमने लाइव में अपने साथ, क्योंकि आपको कश्मीर में बहुत फॉलो करते हैं, तो ये एक डेलिब्रेट डिसीजन हमने लिया था आपको यहाँ लाने का। तो बहुत ही शुक्रिया, तहे दिल से हम आपका शुक्रगुजार हैं। अगर आपको और कुछ कहना है हमारे ग्रोवर्स के लिए, कश्मीर के लिए, तो आप अपनी मैसेज उनके लिए रखिए यहाँ पे। जी, थैंक यू सो मच इनाम मीर साहब, आपने इतनी सारी बहुत सारी बातें आपने करी, बहुत बड़े मीठे मीठे शब्द आपने कहे, बहुत अच्छा लगा सुन करके। लेकिन ये है कि अभी जो है हम सबको मिल करके अपनी कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए काम करना पड़ेगा। अपने हितों को छोड़ करके लोगों के हित के बारे में जब हम सोचेंगे, लोगों को बढ़ाने के लिए हम जब सोचेंगे, तो अपना काम अपने आप हो जाता है। कहते हैं कि अगर दूसरे की बैक पर मालिश करेंगे, तेल लगाना करते हैं हम अपने बुजुर्गों को, कभी पिताजी के पीठ पे लगाया हो, माता जी के लगाया हो, तो जब हम लगाते हैं तेल, तो हमारे हाथ में भी वो तेल लग जाता है। दूसरे की सर्विस जब करते हैं, दूसरे को सेवा जब करते हैं, तो अपने आप को कुछ ना कुछ उसका हिस्सा जरूर मिलता है। लेकिन एक चीज है कि हमारे बागवानों का अभी थोड़ा सा मेंटलिटी थोड़ी सी अलग है कि भाई वो हाथ में भी तेल लेके ना जाए, जाते जाते हमारा किसान ये बोल देगा कि भाई अपने हाथ जो है मेरे सर पे रगड़ के जाना, भाई ऐसे मत जाना। ये थोड़ा सा जरूर है। मैं ये कहना चाहूंगा कि कश्मीर के बागवान भाई इनाम मीर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनको हेल्प करें। इनकी जब वीडियोस आती है, इनके लाइव सेशंस आते हैं, बहुत मेहनत ये करते हैं। हम लोग जो है डांस वाली वीडियोस को खूब शेयर करते हैं, शेयर करना गलत नहीं है, ये नहीं बोल रहा हूं, करना चाहिए, ठीक है, उसको शेयर करें, अच्छा है। लेकिन जो हमारी कम्युनिटी के लिए अच्छा हो सकता है, बेटरमेंट हो सकती है जिससे, उसको भी हमको शेयर करना चाहिए। एक तो इनको थोड़ा सा इनका हौसला अफजाई होती है, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है लाइव होने के लिए भी और वीडियोस बनाने के लिए भी, आपके बगीचे तक आने के लिए भी अपनी जेब से पैसा खर्च करना पड़ता है, पसीना निकलता है, जल जाते हैं धूप में, परिवार की गालियां सुननी पड़ती है, क्या तुम्हारे काम खत्म ही नहीं होते सुबह उठ करके, चले हम कुछ नहीं है क्या, उनकी भी सुननी पड़ती है गालियां। तो इतनी मेहनत करते हैं, आपके लिए करते हैं। अगर इनके हाथ में थोड़ा सा तेल लग जाता है तो उसको लगने दीजिए, और उनको कुछ उल्टा मत बोलिए, उनको थैंक यू कहिए, उनको थैंक यू कहिए। और सभी लोग जो है इस लाइव स्ट्रीम को जरूर शेयर करें, और द गार्डन गार्डियंस पेज को जरूर फॉलो करें। हिमाचल के मेरे बागवान भाई जो भी जुड़े होंगे, सभी लोग इस पेज को जरूर फॉलो करें। खूब मेहनत इनाम मीर साहब कर रहे हैं, खूब पढ़े लिखे हैं, बागवानी के बारे में खूब पढ़ाई इन्होंने करी है, हमने तो एक्सटर्नल पढ़ाई करी है, इन्होंने इंस्टीट्यूशन के अंदर में जाकर के पढ़ाई करी है, दोनों में अलग अलग फर्क है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कश्मीर वाले लोग जो है स्पेशली अपने काम को खूब बखूबी करें, अवेयरनेस रहनी चाहिए, अपग्रेडेड रहने चाहिए, अपडेटेड रहने चाहिए। अपडेटेड नहीं रहेंगे तो मोटरोला की तरह, शुरू में जब फोन आए थे हमारे पास मोटरोला के फोन होते थे, आज मोटरोला मार्केट से गायब है। नोकिया के फोन होते थे 10-20, उनके अलग अलग मॉडल्स आते थे, बाकी सब कहाँ थे उस वक्त पता ही नहीं था। आज नोकिया गायब हो गया, बाकी सब जो है ऊपर आ गए, इसलिए कि उन्होंने भी उस वक्त आपकी तरह, हमारे बागवानों की तरह, लाल रंग, पुराना पेड़, डिलीशियस, जो हम कर रहे हैं वही ठीक है। हम सालों से काम कर रहे हैं, हमको सब कुछ आता है। ये आज के छोकरे हमारी उम्र से आधे, हमारी उम्र से नहीं, हमने जितना काम बगीचे में किया उतनी तो इनकी उम्र भी नहीं है।
ये जो शब्द है, ये जो वाक्य है, इन चीजों को हमको छोड़ना पड़ेगा। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। पॉजिटिव रहें, सामने वाले को भी पॉजिटिव देखें, पॉजिटिविटी चारों तरफ हम फैलाएं, नेगेटिव वाइब्स पैदा ना होने दें। हम सब मिल करके ग्रो होंगे, हमारी ये इंडस्ट्री बहुत आगे जाएगी, बशर्ते हम सब अपना दिल खोले, अपना दिमाग खोले। थैंक यू सो मच कश्मीर के सभी बागवान भाई और हिमाचल के सभी लोग जो भी हमारे साथ हाथ जुड़े। जाते जाते शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें बागवानी पढ़ो फिर आगे बढ़ो। थैंक यू इनाम मीर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। मुझे लगता है इस लाइव सेशन का हम नाम रखेंगे कि चेंज इज नेसेसरी, क्योंकि जितनी भी हमने बातें की है कि अडॉप्शन ऑफ लेटेस्ट वैरायटीज या बाकी जो मॉडिफिकेशन अपग्रेडेशन है हमारे हॉर्टिकल्चर सेक्टर में, हम इस लाइव सेशन का रखेंगे कि चेंज इज नेसेसरी, तभी हम आगे बढ़ेंगे। जैसा आप कहते हैं कि बागबानी पढ़ो फिर आगे बढ़ो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ लाइव आने के लिए। इंशाल्लाह हम आपको तकलीफ देंगे आगे भी सेशंस में, क्योंकि ग्रोअर्स की डिमांड होती है। हम रखेंगे ऐसे प्रोग्राम्स, इंटरेक्शंस, जो हमें सजेशंस अभी आई कि इंटरेक्शंस होने चाहिए यहाँ के ग्रोअर्स में और जो हिमाचल के ग्रोअर्स में। हम लाइव इंटरेक्शंस भी रखेंगे और ऐसे मतलब अवेयरनेस लाइव सेशंस भी रखेंगे। हमने क्वेश्चंस भी यहाँ पे उठाए, हमने एक्सपीरियंसेस भी यहाँ पे शेयर की और हमने अपनी सजेशंस भी यहाँ पे पेश की। तो जीतू साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे हमारे साथ लाइव में आने के लिए। थैंक यू सो मच। दोनों स्टेट्स के लिए हमारा प्यार है, कश्मीर के लिए भी और हिमाचल के लिए भी। इंशाल्लाह आगे मिलते रहेंगे। बाकी थैंक यू, गुड नाइट नामिर साहब।